चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। आज की बात करते हैं इन्फ्लामेशन की। और इन्फ्लामेशन में आज वो पॉइंट समझते हैं जो हमारे लेवल को बहुत स्ट्रांग कर देगा, है ना। कैसे हम एक नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन के लेवल पर काम करते हैं और कैसे हम किसी इन्फ्लामेटरी लेवल पर काम करते हैं, दोनों चीज आज हम लोगों को बहुत माइन्यूटली समझ में आ जाएगा। और इसके बाद में अगर आप कोई भी डिसीज क्योर नहीं कर पाते हो और वो भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के लेवल पर नहीं कर पाते हो, तो ये ना मेरी फॉल्ट है ना किसी और की, ये आपकी खुद की फॉल्ट है ना। आपको खुद को समझना है कहाँ मुझे ब्लड को बढ़ाना है, मुझे कहाँ लिम्फ को बढ़ाना है ना। आज दोनों चैप्टर यहाँ पर खोलने जा रहा हूं दोस्तों, याद रखिएगा। हम इन्फ्लामेशन की बात कर रहे हैं। अभी हमने जितना भी इंट्रोडक्शनरी पार्ट कल देखा था, आज हम लोग मेन आपके बॉडी में मान लो यहाँ पर किसी भी प्रकार का या बॉडी के किसी भी पार्ट पे इन्फ्लामेशन हुआ, है ना, यानी इंजुरी हुई और उस इंजुरी के परिणाम स्वरूप इन्फ्लामेशन हुआ, तो वहां पर क्या क्या चेंजेस आ रहा है, वो चेंजेस ही आपको मास्टर बनाएंगे अगर आपको समझ में आएगा तो, है ना। अगर कोई चेंजेस डेवलप हो रहे हैं दोस्तों, तो वहां पर चेंजेस सबसे पहले आप देखते हो कि एकदम रेडनेस आ गई, है ना, एकदम हाँ रेडनेस। मैंने कल भी बताया था क्लासिकल साइंस ऑफ इन्फ्लामेशन, है ना। तो यहां पर क्या हो रहा है, ट्रांजिएंट चेंजेस हो रहे हैं दोस्तों, है ना। ट्रांजिएंट वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा, लेकिन ट्रांजिएंट जब वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है दोस्तों, तो क्या केवल ट्रांजिएंट वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन से काम चल जाएगा, है ना। आपको समझने की जरूरत है कि भाई ट्रांजिएंट वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है ना। आपको ये समझने की जरूरत है दोस्तों। तो वो कैसे समझोगे आप, है ना। आप किसी भी एक बॉडी के टिश्यू को हमने उठाया, है ना, ये आपने बॉडी के टिश्यू को उठा लिया, हमने उसकी कार्ड बना ली, है ना। एक कार्ड बना ली कि भाई ये बॉडी का टिश्यू का एरिया हमने उठा के माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं। क्या हो रहा, यहां पर मेजर आर्टरीज होती है और इन मेजर आर्टरीज के माध्यम से जगह जगह आपके जो पर्टिकुलर आपकी जो सर्कुलेशन होता है बॉडी का, जिसको हम बोलते हैं आर्ट्रियोलर सर्कुलेशन, है ना, एक वेन्युलर सर्कुलेशन होता है ना। तो ये आर्ट्रियोलर सर्कुलेशन है, तो हम यहां पर देखते हैं ये आर्ट्रियोलर सर्कुलेशन यहां पर गया, ये यहां पर आया, ठीक है, यहां पर गया, यहां पर गया और यहां से बाहर निकल गया, ठीक है ना। आप याद रखो कैपिलरी बेड्स, आर्ट्रियोल्स यानी आर्टरीज का पूरा सिस्टम, वेन्यूल्स यानी वेनस का पूरा सिस्टम, ये सिस्टम यहां पर आपको नजर आ रहा है, ठीक है। आपको याद रखना है यहां पर ट्रांजिएंट वेसोकंस्ट्रिक्शन हो रहा है, अर्थात यहां पर जब भी कभी ये प्रोसेस होती है, इसके पीछे का बहुत बड़ा साइंस आपको नजर आएगा। उसका साइंस ये नजर आएगा कि ये आपकी पेरेन्काइमल सेल्स है। ये पेरेन्काइमल सेल्स है दोस्तों, जो आपकी हर स्किन के लेवल पर पाई जाती है। आपको याद रखने की जरूरत है, हर स्किन के लेवल पर पाई जाती है। अगर आप लीवर में जाएंगे तो आपको याद रखना है दोस्तों हिपेटोसाइट्स, ये मेन आपकी सेल्स है, ठीक है। इसी प्रकार आपको हर जगह पर मेन चीज नजर आएगी पेरेन्काइमल सेल्स और दूसरी चीज नजर आएगी स्ट्रोमल सेल्स, यानी कि उसकी सपोर्टिंग सेल हर जगह नजर आएगी। आप जब ब्रेन में जाओगे तो ब्रेन में भी आप देखते हो नर्व आपकी मेन पेरेन्काइमल सेल्स है, और जो आपके गैंग्लियास होते हैं या फिर आपका जो ग्लायल सेल्स होता है, ये क्या है, ये आपकी सपोर्टिंग सेल्स है दोस्तों, ठीक है। ऐसे बॉडी में हर जगह आप चले जाइए, आपको डिफरेंसेस नजर आ जाएगा, ठीक है, हर जगह आपको डिफरेंसेस नजर आ जाएगा। दूसरी बात, जब आप आपकी बॉडी में फेगोसाइटिक सेल्स की बात करते हो, मैक्रोफेजेस की बात करते हो, मास्ट सेल्स की बात करते हो दोस्तों, लिम्फोसाइट्स की बात करते हो, कहां कहां पाई जाती है पता है आपको। आपका कंसंट्रेशन क्लियर होना चाहिए कि वो कहां कहां पाई जाती है। सबसे पहले जो आपकी एक्सटर्नल लेयर ऑफ स्किन है उसके जस्ट पहले यहां पर आपकी मास्ट सेल्स है, यहां पर आपकी लिम्फोसाइट सेल्स है ना, ये सारी सेल्स यहां पर पाई जाती है। दूसरा, जहां जहां आर्टरीज होती है, जहां जहां पर्टिकुलरली
इंडोथीलियल सेल्स होती है, जहां जहां नर्व होती है, उनकी इंटरनल लेयर में डिफेंस मैकेनिज्म के रूप में आपकी सारी फेगोसाइटिक सेल्स पाई जाती है। याद रखना, इंटरनल लेयर में फेगोसाइटिक सेल्स पाई जाती है। ये सेल्स सारी वहां पर प्रेजेंट होती है। यदि किसी कारणवश आपकी बॉडी में किसी कारणवश कोई इंजरी होती है तो सबसे पहले कौन यहां पर आपको सूचना देगा? सबसे पहले इन पेरेन्काइमेटस सेल्स में अगर किसी प्रकार की इंजरी, मान ले यहां इंजरी हुई, ये बैक्टीरिया यहां आ गए, है ना, इंजरी हुई, बैक्टीरिया आ गए। ये बैक्टीरिया सबसे पहले मास सेल्स को, आपकी जो प्रोटेक्टिव डिफेंस मैकेनिज्म के सेल्स है, उनको सबसे पहले अफेक्ट करेगा। सबसे पहले इसके जो टॉक्सिन्स हैं इन सेल्स पर अटैक करेंगे। ठीक है, अब इन सेल्स पर अटैक करेंगे तो आप मुझे बताइए कि यहां क्या फंक्शन होगा, है ना? यही से शुरुआत होती है इन्फ्लामेशन। अब इन्फ्लामेशन होता है और एक नॉर्मल व्यक्ति में अगर आप देखोगे तो क्या डिफरेंस नजर आता है ना? ये दोनों चीज आपको मैं यहां पर बताने जा रहा हूं दोस्तों। सबसे पहले नॉर्मल आपको मैं कंडीशंस बता रहा हूं, उसके बाद मैं आपको एबनॉर्मल कंडीशंस बताऊंगा, ताकि आप लोगों को यहां पर एक इमेज के रूप में सारी चीज दिमाग में सेट हो जाए, ताकि आपका प्रोटोकॉल बनाने में आपको मदद हो। इलेक्ट्रोमेपैथ क्या कहता है? वाइटेशन ऑफ ब्लड एंड लिम्फ इज द कॉजेस ऑफ डिसीज। यहां पर आपको बता रहा हूं, ये पूरा आर्टेरियल लेवल है, ये पूरा वेन्यूल्स लेवल है, और यहां से आपकी पर्टिकुलर ये लिम्फेटिक चैनल्स है। ठीक है, ये आपका टिश्यू फ्लूइड है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और ये टिश्यू है ना? पूरी चीज मैंने बताया ना, यहां इन्फ्लामेशन हुआ, इंजरी हुई, उसको निकाल कर बता रहा हूं कि वहां क्या हो रहा है ना? तो सबसे पहले क्या हो रहा है, जब यहां ट्रांजिएंट वैसोकंस्ट्रिक्शन हो रहा, यानी आर्टियोल्स के लेवल पर इन पर्टिकुलर जो आपकी सेल्स है, इनके माध्यम से यहां पर जो हिस्टामिन निकला, प्रोस्टाग्लैंडिन निकला, साइटोकाइंस निकले, है ना, जितने भी आपके इंटरल्यूकिन 1, ये सब यहां पर इन सेल्स के माध्यम से सिक्रीट होने लग जाएगा। और ये सिक्रीट होने के कारण सीधा यहां पर ये जो पर्टिकुलर आपके आर्टियोल्स है, इस लेवल को आर्टियो, याद रखना दोस्तों, यहां पर सीधा सबसे पहले वैसोकंस्ट्रिक्शन होता है ना? यहां पर सीधा कॉन्ट्रिक्शन होगा, कॉन्ट्रिक्शन के कारण सादा ब्लड आपका इस पर्टिकुलर चैनल में आना शुरू कर देगा। याद रखिएगा दोस्तों, इस चीज को भूलिएगा नहीं, ये इमीडिएटली आपको नजर आएगा। अर्थात इमीडिएट यहां पर जब ये प्रोसेस होगी, वैसोकंस्ट्रिक्शन होगा, तो फ्लूइड अंदर की तरफ आएगा, है ना? एक ये नॉर्मल प्रोसेस होती है, और ऐसी कंडीशन में यहां पर एक प्रोसेस जनरेट करती है, और वो प्रोसेस का नाम होता है दोस्तों, जो आपकी बॉडी में लगातार सेटल होती है। ठीक है, तो यहां पर आपको हमेशा याद रखना है, ये दो चीज आपकी बॉडी में हर समय स्ट्रेट काम करेगी। किसी भी चीज को अंदर लाना और किसी भी चीज को बाहर ले जाना, ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है, आपकी बॉडी में होती रहती है, और इसके बगैर कोई काम नहीं होगा। चाहे आप ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के लेवल पर चले जाओ, या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर फ्लूइड के लेवल पर चले जाओ। तो सबसे पहली प्रक्रिया क्या होती है, अगर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की बात करें, मान लीजिए कि आपके बॉडी में 35 mmHg का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, तो जो कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, आपको पता है दोस्तों, 25 mmHg, है ना? ये बना हुआ रहता है। तो आपका जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है, यानी पानी के द्वारा पड़ने वाला प्रेशर, है ना? और कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर किसके द्वारा होता है? हमने ब्लड में पढ़ा है कि प्रोटीन्स के द्वारा, इम्यूनोग्लोबुलिन्स के द्वारा, ये जो प्रोटीन्स होता है, इसके द्वारा लगातार यहां पर प्रेशर जनरेट होता है दोस्तों। ठीक है, तो याद रखना, यहां हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, यहां कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, कितना डिफरेंस है दोनों के बीच में देखा जाए तो 10 का डिफरेंस है। ठीक है, यही डिफरेंस यहां पर पर्टिकुलरली दोस्तों, जितना भी फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड को यहां पर इसी डिफरेंस के माध्यम से, पोर्स के माध्यम से, यहां से फ्लूइड को टिश्यू फ्लूइड में डाला जाता है। ठीक है, इसमें बहुत ही कम मात्रा में
प्रोटीन्स होता है, बहुत ही नेग्लिजेंसी के अमाउंट में प्रोटीन होता है दोस्तों। जितनी जरूरत होती है टिश्यू फ्लूइड वहां पर ले लेता है, पर्टिकुलर टिश्यूज ले लेते हैं और बाकी का जो बचा हुआ है इस लिम्फेटिक चैनल के माध्यम से बाहर निकल जाता है। याद रखना, ये नॉर्मल कंडीशन के प्रोसेस में बता रहा हूं। इन्फ्लामेशन में क्या चेंजेस होगा मैं आगे बताऊंगा, ठीक है, याद रख लेना इस बात को। और अब ऐसी कंडीशन में जब यहां पर सारे फ्लूइड्स आ चुके हैं, है ना, तो ये कंडीशन नॉर्मल हो गई। अब यहां पर जब आर्टियल लेवल से ब्लड आ गया, अब ये वेनस लेवल पर, अर्थात ये टिश्यू फ्लूइड वापस जाएगा। तो वापस कब जाएगा भाई, है ना, वापस कब जाएगा? वापस तब जाएगा जब आप यहां पर देखोगे कि कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का बहुत डिफरेंस था, है ना। अब यहां पर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या हो गया, है ना, आप बताओ। यहां पर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर यहां ज्यादा था तो यहां से फ्लूइड बाहर आ गया, यहां पर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कम हो गया और कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो गया। ये मान लो 15 हो गया, ये 25 हो गया। ऑलरेडी ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर है, वो हमेशा यहां पर 25 कांस्टेंट रहता है और इसी कारण से आपकी बॉडी में फ्लूइड्स इधर से उधर, यानी जो मेन फ्लूइड है आर्टरी से बाहर निकलकर टिश्यू फ्लूइड में, और यहां पर अब डिफरेंस उल्टा हो गया, 10 का डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो यहां पर दो काम होता है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का काम होता है बाहर निकालना, ऑस्मोटिक प्रेशर का काम होता है अंदर लेना। समझ गए आ गए ना। यही कारण है कि यहां पर 10 mmHg के डिफरेंस से जो भी फ्लूइड बाहर आया था वो यहां पर अंदर जाने लग जाएगा और जितना भी प्रोटीन उस फ्लूइड में बचा था वो प्रॉपर लिम्फेटिक सिस्टम के माध्यम से बाहर निकल जाएगा। यही मैकेनिज्म का उपयोग इलेक्ट्रोहोम्योपैथ डॉक्टर्स कर रहे हैं। उम्मीद आ गया, समझ में आ गया होगा। उम्मीद करूंगा कि मेरे जितने भाई बहन है अपने दिमाग को कॉन्सेंट्रेट कर लो, दैट इज द प्रोसेस। अब आपको किसी भी डिसीज में इन्फ्लामेशन के प्रोसेस में जाना है तो आपको यह देखना है कि यहां पर आर्टरी लेवल ज्यादा काम कर रहा है या वीनस लेवल ज्यादा काम कर रहा। यदि आर्टरियल लेवल ज्यादा काम कर रहा तो आप यहां पर दो चीज देखेंगे, क्या केवल आर्टरियल लेवल काम कर रहा है या हार्ट भी इन्वॉल्व है ना। आर्टरियल लेवल काम कर रहा है, A1 का प्रयोग कीजिए। कम काम कर रहा है ना, अभी जैसे हाइपरटेंशन हुआ, यानी कि यहां पर आर्टरियल लेवल बहुत ज्यादा काम कर रहा है, यानी बहुत स्ट्रांग है, आप इसको नेगेटिव कर दो, है ना। आपको नेगेटिव करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे, ये आपको जब भी डिसीजेस बता रहा हूं कंटिन्यू में ये चीज आपको बता रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों, आप लोग मुझे इरिटेट करते हो जब प्रोटोकॉल मांगते हो। मैं आपको बहुत क्लियरली बता रहा हूं कि कहां पर आपको इस चैनल के माध्यम से कहां आपको बढ़ाना है, कहां घटाना है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। अभी इन्फ्लामेशन होता है तो देखो कि इन्फ्लामेशन में कैसे चेंज आता है ना। उम्मीद है ये सारी चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, क्लियरली समझ में आ गई होगी आपको। यहां याद रख लेना 35 और 25 mmHg का डिफरेंसेस क्लियरली अंडरस्टैंड हो गया। तो यहां पर ये वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन, जैसे कोई इंजरी होती है उसके तुरंत बाद वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, या एक नॉर्मल प्रोसेस में आपकी बॉडी में ये प्रोसेस यहां पर एक नॉर्मल कंडीशन में होती रहती है दोस्तों, क्लियरली। नेक्स्ट बात, जब इंफ्लामेशन हो रहा है यानी कोई इंजरी हुई, यहां पर मान लो ये पूरा डैमेज हो गया, इसके कारण बैक्टीरिया आ रहे हैं, तो ये जो प्रोसेस हो रही है तो इसमें इस नॉर्मल प्रोसेस में क्या चेंजेस हो रहा है, मैं ये बताने की कोशिश करता हूं आपको। यहां पर क्या होगा दोस्तों, इमीडिएट वैस्कुलर रिस्पॉन्सेस यहां पर डेवलप होते हैं, और जो वैस्कुलर रिस्पॉन्सेस यहां पर डेवलप होते हैं दोस्तों, तो याद रखना इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ इंजुरी, इंजुरी का टाइप क्या है, थर्मल इंजुरी है, केमिकल इंजुरी है, मैकेनिकल इंजुरी है, इन्फ्लामेशन यानी बैक्टीरियल या किसी भी वायरल पैरासाइट के द्वारा इंजुरी है ना। सबसे पहले आर्टियोल्स अफेक्टेड होगा, तो आर्टियोल्स अफेक्टेड होगा तो यहां से मैसेंजर्स वहां पे जाएंगे, तो क्या जाएगा, सबसे पहले हिस्टामिन, है ना, इंटरल्यूकिन, साइटोकाइन और सबसे पहले प्रोस्टाग्लैंडिन। ये क्या करेगा, ये सारे केमिकल्स यहां पर जाकर जो आपके आर्टियोल्स के लेवल पर स्मूथ मसल्स होती है, यहां की जो मसल्स होती है उस मसल्स को कांटेक्ट कराएगा, और ये मसल्स कांटेक्ट होगी तो ब्लड यहां पर बहुत तेजी के साथ आएगा। ये पहली प्राथमिकता होती है, ठीक है, ये पहला प्राथमिकता होती है। अब अगर यहां एक नॉर्मल प्रोसेस में 35 mmHg के लेवल पर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर था, लेकिन यहां पर जब इंफ्लामेशन के परिणाम स्वरूप इन्फेक्शन के बाद में या पर्टिकुलर यहां पर स्मूथ मसल्स के कॉन्ट्रेक्शन के द्वारा जब फ्लूइड अंदर आएगा, तो क्या ब्लड इसी लेवल पर आएगा, नहीं,
यहां पर ब्लड बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन के साथ आएगा, है ना। अब जब बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन के साथ आएगा दोस्तों, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर ब्लड अगर ज्यादा आया तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जंप कर जाएगा, ये हो जाएगा 50 mmHg। ठीक है, ये 50 mmHg तक चला गया, यानी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर 50 mmHg तक बढ़ गया, लेकिन कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या होगा, है ना। अभी यहां पर वैसोडाइलेटेशन हो रहा है ना, तो वैसोडाइलेटेशन के लेवल पर ऑस्मोटिक प्रेशर 20 तक डाउन हो जाएगा, है ना। ये जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ गया, लेकिन कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर जो है घट जाएगा, बिकॉज ऑफ इंजुरी, बिकॉज ऑफ वेसोडाइलेटेशन। यहां वेसोकंस्ट्रिक्शन था, यहां वेसोडाइलेटेशन हो रहा था, यहां पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ा और ऑस्मोटिक प्रेशर घट गया। कितने का डिफरेंस हो गया, 30 का, है ना, बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया। तो ऐसी कंडीशन में यहां पर जितना भी अंदर जा रहा था, ये तो एज इट इज फोर्स ज्यादा है, बाहर आएगा, यहां पर भी ये सारा कंटेंट बाहर आने लगेगा, है ना। और ये सारा का सारा कंटेंट चाहे आर्टरीज लेवल पर हो चाहे वीनस लेवल पर हो, सारा का सारा टिश्यू फ्लूइड में कलेक्ट होने लग जाएगा, अंदर नहीं जाएगा, है ना, अंदर नहीं जाएगा सारा, क्योंकि डिफरेंसेस इतना हो गया। अब ऐसी कंडीशन में मैंने यहां बताया था कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बाहर निकालता है, तो यहां तो प्रेशर ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है, 50 का प्रेशर है, और यहां ऑस्मोटिक प्रेशर अंदर निकालता है, लेकिन यहां तो उसको छू ही नहीं पा रहा। डिफरेंस जैसे यहां डिफरेंस हुआ था, ये डिफरेंस यहां पर बन ही नहीं पाया, है ना। इसीलिए सारा फ्लूइड इंफ्लामेटरी मटेरियल से बाहर की तरफ निकलेगा, है ना, दैट इज कॉल्ड एक्सूडेट। आप बोलते हो ना एक्सूडेट, है ना, यानी यहां पर जितना भी मटेरियल निकल रहा है, ये एक्सूडेट बाहर आ रहा है। इस एक्सूडेट में आपको ज्यादातर अंदर का जितना भी इंट्रासेल्युलर फ्लूइड होता है, एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड में बाहर टिश्यूज के लेवल पर आना शुरू हो जाएगा। इस कंडीशन में आपको याद रखना है दोस्तों, एक्सूडेट क्यों कहा, यहां हमने बोला एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड इंटरसेल्युलर फ्लूइड आ रहा, यहां से नॉर्मल कंडीशन में जो आप देख रहे हो ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन यहां पर टिश्यू को प्राप्त होता रहता है ना, एक नॉर्मल कंडीशन में। और जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है यहां से कार्बन डाइऑक्साइड और ये सारा नॉर्मल इस कंडीशन में यहां से जाता रहता है, और यहां से वीनस सर्कुलेशन में, वीनस ड्रेनेज में से चला जाता है फिर से प्यूरिफिकेशन के लिए, है ना। ये प्रोसेस नॉर्मली चलती है, लेकिन जब ये एबनॉर्मल कंडीशन इन्फ्लामेशन में हो रही है, तो क्या ये प्रोसेस हो पाएगी, बिल्कुल नहीं। इस प्रोसेस में क्या होगा, इस प्रोसेस में जो यहाँ का फ्लूइड है वो तो बाहर आ रहा है, लेकिन यहां से अंदर न जाकर और भी फ्लूइड आ रहा है। लेकिन इस फ्लूइड में क्या होगा, नॉर्मल फ्लूइड में हमने कहा था प्रोटीन कंटेंट बहुत माइन्यूटली होता है, लेकिन यहां पर ज्यादा कंटेंट में प्रोटीन बाहर निकलेगा, दैट इज कॉल्ड एक्सूडेट। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है प्रोटीन यूरिया, है ना, एल्बुमिन यूरिया। आपको याद है ना, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के दौरान बहुत सारा एल्बुमिन जाता है। यही प्रोसेस एज इट इज उठा के वहां रख दो, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। और इन्फ्लामेशन भी किसी भी पार्ट के लेवल पर आप इन्फ्लामेशन में चले जाओ, ये प्रोसेस वहां पर आपको इन्वॉल्व हो जाएगी दोस्तों। जब ये प्रोसेस इन्वॉल्व हो रही है, सारा मटेरियल यहां पर एक्सूडेट के रूप में बाहर निकल रहा है दोस्तों, तो इसमें प्रोटीन कंटेंट बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होगा, तो क्या वो यहां से जा पाएगा, है ना। ये बहुत बड़ा यहां पर क्वेश्चन मार्क हो जाता है। अब हमें क्या करना, इसीलिए मैंने कहा इन्फ्लामेशन में देख लो, हर गैंग्रीनल फोर्ट ऑर्गेनोबूस्टर को उठा के देख लो, और इस प्रोसेस को अपने दिमाग में फिट करो और खुद बनाने की कोशिश करो प्रोटोकॉल। बॉडी के किसी भी लेवल पर कोई भी डिसीज में प्रोटोकॉल यहां से बनेगा, है ना। आप यहां पर प्रोसेस को ध्यान में रखो, बार बार इसको सुनो, और इसके बाद में प्रोटोकॉल बनाना, आप देखना यू आर द बेस्ट, बिकॉज यहीं से आपका सिस्टम काम करेगा कि यहां पर इस जगह से फ्लूइड कम आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, इस जगह से फ्लूइड अंदर जा रहा है या नहीं जा रहा है ना। ये बहुत बड़ी बात है। नहीं जा रहा तो फोर्सफुली आप A2 को, है ना, याद रखना, A2 को F1 को नर्वस सिस्टम से जोड़कर A2 F1 WE RE आप उपयोग कीजिए, B आप उपयोग कीजिए पॉजिटिव में, D4 में। अगर बहुत ज्यादा यहां पर जा रहा है तो आपको याद रखना है, ज्यादा जा रहा है नेगेटिव में कर दीजिए, वाई साथ में ले लीजिए, ठीक है, रिलैक्स कर दीजिए इसको, है ना। अगर आप देखते हो कि आपके बॉडी में टिश्यू फ्लूइड में बहुत सारा टिश्यू मटेरियल जमा है, आप क्या करते हो, S5 C5 L1Y,
ये स्किन के लेवल पर होता है स्वेलिंग, तो यहां पर आप इसको D6 में कर देते हो। किडनी के लेवल पर होता है तो आप क्या कर रहे हो, H6C6L1Y, यही कर रहे हो ना? बताओ मुझे क्या गलत कर रहे हो आप, है ना? आप कह रहे हो कि यहाँ फ्लूइड बहुत कलेक्ट हो रहा है, इसको निकालना, ओडिमा हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया, है ना? आपको फ्लूइड को निकालना, आप क्या करते हो, किडनी को रिलैक्स कर देते हो। लेकिन आपने कभी सोचा कि यहाँ वीनस सिस्टम के कोई मेडिसिन तो मैंने दिया नहीं है ना? वीनस सिस्टम का कोई भी मेडिसिन आपने यहाँ पर उपयोग ही नहीं करा है। अगर आप उपयोग नहीं करोगे तो कैसे वहां पर काम करोगे भाई, है ना? अर्थात यहां पर किसी भी फ्लूइड को बढ़ाना घटाना है, आपको वीनस सिस्टम के, आर्टेरियल सिस्टम के लेवल पर काम करना है। यहां पर आपको सोच समझ के देखना है कि यहां पर कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो मैं नहीं कर पा रहा हूं, है ना? सीधा आप ऑर्गेनो बूस्टर को उठाइए, C6 ऑर्गेनो बूस्टर यहां पर, तो यहां पर H6L1Y ऑर्गेनो बूस्टर C6 कर दीजिए, यू आर द बेस्ट। आप देखिए प्रोसेस को, आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाएगा। एक पेशेंट में आप जब ये प्रोटोकॉल अपनाएंगे, रिजल्ट आपके हाथ में आएगा। उम्मीद करूंगा ये छोटी सी चीज अभी आपको समझ में आ गई, अभी बहुत कुछ है, ठीक है? ये दोनों चीज अल्ट्रेशन के आपको समझ में आ गई होगी जो इन्फ्लामेशन में हम देख रहे हैं, है ना? तो यहां पर क्या हुआ, मान लो किसी को माइल्ड इंजुरी हुई तो क्या हुआ, है ना? माइल्ड इंजुरी में इन्फ्लामेशन कितनी देर में हो जाता है आपको पता होना चाहिए, ओनली 3 to 5 सेकेंड, है ना? 3 से 5 सेकंड में इंफ्लामेशन की प्रोसेस जनरेट हो जाती है टिश्यू के लेवल पर। आप देखो इंजरी हुई, रेडनेस हो गई इमीडिएट, ठीक है, 3 से 5 सेकंड में। लेकिन अगर मान लीजिए किसी को बहुत सीवियर इंजरी हुई, तो बहुत सीवियर इंजरी हुई, 5 मिनट लगते हैं, 5 मिनट, तब जाकर पूरा खाका इन्फ्लामेशन का तैयार होता है वहां पर, है ना? इसीलिए सबसे पहले जब ये प्रोसेस हो रही है इन्फ्लामेशन की, तो यहां पर क्या हो रहा है, जब ये एक्सुडेट निकल रहा है या जो फ्लूइड निकल रहा है, इसमें आपको याद रखना है, जब आर्टेरियल लेवल पर आ रहा तो यहां WBC भी होगी, प्लेटलेट्स भी होंगे, तो यहां पर प्लेटलेट एग्रीवेटिंग फैक्टर भी निकलेगा, ठीक है? यहां पर प्रोस्टाग्लैंडिन, हिस्टामिन, ये सारे जो केमिकल मीडिएटर्स, WBC, लिम्फोसाइट, सब यहां से आती है और टिश्यू फ्लूइड के लेवल पर आके घूम फिर के निकल जाती है ना? जरूरत होती है तो रुक जाती है, लेकिन जब इन्फ्लामेशन होता है उस दौरान यहां की जितनी भी WBC, प्लेटलेट्स, जितनी भी आपकी सेल्स जो प्रोटेक्टिव डिफेंस मैकेनिज्म के सेल्स होती है, सारी के सारी सेल्स इस पर्टिकुलर जगह पे आकर इसको घेर के खड़ी हो जाती है और यहां पर घेर करके अपना पूरा प्रोसेस, यहां पर लेंदी प्रोसेस जगाती है, जिसके माध्यम से फेगोसाइटोसिस की प्रक्रिया होती है। यहां पर लाइसोसोमल एंजाइम्स होते हैं जो बैक्टीरिया के लेवल को तोड़ने का काम करते हैं। यहां पर बहुत सारी ऐसी प्रोसेसेस होती है जो आगे मैं बताने जा रहा हूं, जो यहां पर परफॉर्म होती है और जो आपको प्रोटेक्टिव लेवल पर लेकर जाती है। अगर आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कमजोर है, आपके सेल्स कम है, आप मान के चलिएगा आपकी बॉडी में ये फंक्शंस नहीं हो पाएंगे या अप एंड डाउन होते रहेंगे। इस कंडीशन में यदि कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आपके बॉडी में स्ट्रांग हो गया खा पी के मस्ती के साथ में, तब आपके खिलाफ काम हो जाएगा, आपकी बॉडी में बहुत सारा डैमेज देखने को मिलेगा, है ना? ये प्रोसेसेस बहुत जगह होती है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात करते हैं, यहां पर ये जो चेंजेस हो रहा है इसमें इंपॉर्टेंस क्या होता है ना? आपको यहां पर याद रखना है, यहां पर परसिस्टेंट मतलब समझते हो ना, एग्रीगेशन वेसोडाइलेटेशन होता है, एग्रेसिव वेसोडाइलेटेशन हो रहा है ना? यहां पर वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ था स्मूथ मसल से, इन केमिकल्स के माध्यम से, लेकिन अब यहां पर वेसोडाइलेटेशन हुआ। कब? इन्फ्लामेशन। नॉर्मल प्रोसेस मैंने बताई थी, अब यहां वेसोडाइलेटेशन हो रहा। जब भी वेसोडाइलेशन होगा, जो इनके बीच का पोर्स होता है वो बढ़ जाता है। याद रखना, कैपिलरीज के बीच का जो पैरेन्काइमा सेल्स है, इनके बीच के जो पोर्स होते हैं वो बढ़ जाएंगे। अब पोर्स बढ़ जाएंगे तो याद रखना, मैंने आपको पहले कहा था कि इसमें से प्रोटीन नहीं आता, न के बराबर आता है, नेग्लिजेंट अवस्था में आता है, वो लिम्फ से बाहर निकल जाता है ना? लेकिन यहां पर यदि पोर्स बढ़ गए तो डेफिनेटली प्रोटीन कंटेंट यहां पर लीक हो जाएगा, है ना? याद रखना दोस्तों, मेनली कहां पर होगा? आर्ट्रियोल्स पर होगा, ठीक है? अदर जितने भी लेजर कंटेंट यहां पर नजर आते हैं, लेजर एक्सटेंट में ये सारी चीजें यहां पर आपको देखने को मिलती है। इसीलिए याद रखना दोस्तों, जितनी भी केसेस आपको यहां नजर आ रहे हैं, दीज चेंजेस ओकर्स विद इन हाफ आवर इंजुरी। जब यहां पर ये चेंजेस डेवलप हो रहे हैं, ये चेंजेस किसी भी इंफ्लामेशन के प्रोसेस में आधे घंटे में डेवलप हो जाएगा, है ना? तो फिर क्योर कितनी देर में होगा? याद रखना, आधे घंटे में इंफ्लामेशन हो रहा है
तो यहां पर आपको बहुत सारी चीजें देखना है कि ये जो क्यूर की स्टेज है ये कितनी देर में वहां पर जंप करती है। इसलिए मेनली अगर यहां आरटीओस के लेवल पर ये प्रोसेस, इसलिए मैंने यहां पर आरटीओस बताया आपको, है ना। ये आरटीओस के लेवल पर आपको पता है दोस्तों आरटीओस क्या काम करता है। ये आरटीओस किसी भी लेवल पर, टिश्यू के लेवल पर न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है और ये वेन्यूल्स यहां से लेकर वेस्ट मटेरियल को बाहर निकलता है और लिम्फेटिक्स उसमें सपोर्टिव का काम करता है ना। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है आपके बॉडी में। तो यहां पर मेनली इंफ्लामेशन आरटीओल से शुरुआत होता है ना। रिस्पॉन्सिबल फॉर रेडनेस एंड वार्मथ एट द पॉइंट ऑफ एक्यूट इंफ्लामेशन, यानी यहां पर जब ये एक्सुडेशन कलेक्ट हुआ, जैसे ये एक्यूट इन्फ्लामेशन हुआ, वहां पर ये रेडनेस और वार्मथ, जो गर्मी होती है, जो हीट प्रोड्यूस होती है, ये प्रोसेस वहां पर इन्वॉल्व होती है। ये एक्यूट लेवल पर रेडनेस और वार्मथ यानी जो हीट होता है वो, है ना, आपको याद रखना रूबर और आपका डॉलर, ठीक है। हीट के लेवल पर यहां पर आपको ये नजर आ रहा है दोस्तों, इसीलिए आपको यहां पर याद रखना है सबसे पहले इस लेवल पर इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, ठीक है। ब्लड वॉल्यूम यहां बढ़ गया क्योंकि वैसो कंस्ट्रिक्शन हुआ और सारा ब्लड यहां पर आ गया। क्यों आया? कि जितनी भी प्रोटेक्टिव सेल्स है फटाफट यहां पर कलेक्ट हो जाए, है ना। इसीलिए क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, यहां पर आपने देखा लोकल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इस जगह का जहां इंजुरी हुआ है वो यहां पर बढ़ गया, है ना। ट्रांसुडेशन ऑफ फ्लूइड इनटू इंट्रासेल्युलर, जब यहां इंट्रासेल्युलर है तो एक्स्ट्रा सेल्युलर स्पेस में यहां पर बढ़ गया, जितना भी फ्लूइड है एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड में आने लग गए दोस्तों, है ना। याद रखना रेस्पॉन्सिबल फॉर स्वेलिंग, और ये फ्लूइड जब यहां टिश्यू फ्लूइड में कलेक्ट हो रहा है ये स्वेलिंग के लिए यहां पर इन्वॉल्व होता है। उडीमा आ गया ना, इन्फ्लामेशन का साइन, ये उडीमा के रूप में यहां पर इन्वॉल्व हो गए दोस्तों। यही कारण है स्लोइंग ऑफ माइक्रो सर्कुलेशन, यहां पर जो माइक्रो सर्कुलेशन होता है बहुत स्लो हो जाता है ना, क्योंकि डिमांड नहीं है, यहां ऑलरेडी फ्लूइड भरा हुआ है, तो जो सर्कुलेशन होता है, जो माइक्रो सर्कुलेशन होता है बहुत स्लो डाउन हो जाता है दोस्तों, है ना। इसीलिए कॉजेज इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आरबीसी। जब माइक्रो सर्कुलेशन स्लो हो गया तो यहां पर तो ब्लड में केवल और केवल आरबीसी भरपूर मात्रा में प्रवेश करेगी दोस्तों, इसीलिए यहां पर स्वेलिंग के लेवल पर आरबीसी भरपूर मात्रा में इकट्ठी हो जाती है। इसीलिए जो ब्लड की विस्कोसिटी होगी वो क्या होगी, ब्लड की विस्कोसिटी यहां पर इंक्रीज हो जाएगी, और यही कारण है, ये मेन रीजन होता है कि प्योरली रेडनेस नजर आता है, क्योंकि यहां आरबीसी पर्याप्त मात्रा में कलेक्ट हो जाती है, ठीक है। दूसरी बात, जो ल्यूकोसाइट्स होता है इसका मार्जिनेशन होता है दोस्तों, यहां पर जो इसमें आपके ब्लड में जो डब्ल्यूबीसीज होती है मेनली न्यूट्रोफिल्स यहां पर मार्जिनेट करती है, इस पूरे मार्जिन को कवर करने का काम करती है दोस्तों, जो आपको यहां पर नजर आ रहा है। ये कंप्लीटली आपको टेबल प्रैक्टिस में देखने को मिलेगा, और यही आपके टेबल प्रैक्टिस का एक बहुत बड़ा साइंस है। आप जब यहां पर ल्यूकोसाइट्स देखोगे तो इन्फ्लामेशन में आपको ल्यूकोसाइट्स बढ़ावा मिलेगा, है ना। क्यों बढ़ावा मिल रहा है? बिकॉज ये ल्यूकोसाइट जहां पर इन्फ्लामेशन हुआ है वहां जाकर स्टक हो जाती, चिपक जाती है ना, वेस्कुलर एपिथेलियम के लेवल पर, वहां पर फ्रीली वहां पर फ्लाई करके दोस्तों, मूव करके, माइग्रेट करके। अब आपकी जहां इंजुरी वहां कितनी डब्ल्यूबीसी पड़ी रहेगी, न्यूट्रोफिल कितनी रहेगी, गिनती की रहती है, आपके पूरी बॉडी से माइग्रेट करके आएगी, तो वो कैसे आएगी, यहां से जो साइटोकाइंस यानी केमिकल मीडिएटर्स रिलीज होंगे। ये जो केमिकल मीडिएटर्स होते हैं इन्फ्लामेशन की पूरी प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं और आपको हीलिंग स्टेज में वापस लाने का काम करते हैं। तो जब आप अपने प्रोटोकॉल्स देते हो इलेक्ट्रोहोम्योपैथ, वो प्रोटोकॉल्स आपके अगर मैच कर जाएंगे तो इन्फ्लामेशन फटाफट हो जाएगा, है ना। इस सबसे छोटा सा उदाहरण मैं हमेशा बार बार सविता मैम का देता हूं मुंबई से। कभी भी किसी को इंजुरी हुई तो आप गैंग्रीनल 4 D7 में दे दो और D4 का स्प्रे करा दो, आप देखो कितनी तेजी के साथ हीलिंग होता है ना। क्यों हुआ? बिकॉज आपने इस मैकेनिज्म को उठाकर प्रोटोकॉल अपने दिमाग में सोचकर प्रोटोकॉल बनाया, आप केवल 2 मेडिसिन से किसी भी इन्फ्लामेशन को आप रिकवर कर गए, बिल्कुल नॉर्मल कर गए। अब बात ये होती है कि इन्फ्लामेशन को तो आपने कवर कर लिया, लेकिन ये ऑर्गन जो डैमेज हुआ उसको न्यूट्रिशन की जरूरत है, इसीलिए तो हम कहते हैं H2L1B C2N1G, है ना। तो यहां C2N1G की जरूरत नहीं, आपने गैंग्रेनल 4 दिया हुआ है, या तो आप ऑर्गेनोबूस्टर C2 दे दो, है ना, ये आपने दिया हुआ है, आप H2L1B दे दो, यहां का न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर दो, बाकी कुछ नहीं करना आपको, यू कैन डू इट ऑलमोस्ट, आप सब कुछ हमेशा के लिए यहां पर कर चुके हो दोस्तों, ठीक है। इसीलिए जब यहां पर ये वैस्कुलर परमेबिलिटी प्रभावित होती है दोस्तों, तब आपको समझ में आता है ट्रांसुडेट निकलता है ना। याद रखना दोस्तों,
यहां पर जब भी इस पूरी प्रोसेस में ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना वेसो डायल्यूटेशन कहलाता है। यानी वेसल्स के अंदर वेसो डायल्यूट हो गया, ब्लड डायल्यूट हो गया। क्यों? ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया दोस्तों, है ना। क्यों बढ़ गया? बिकॉज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ा है ना। और जब हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ा दोस्तों, ब्लड प्लाज्मा या जितना भी एक्यूमुलेशन ऑफ ओडिमेटस फ्लूइड यहां पर कलेक्ट होगा इस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के बढ़ने, और जो 25 mmHg आपका ऑस्मोटिक प्रेशर था वो 20 mmHg डाउन हो गया। तो ये जो प्रोसेस हुई इसके कारण ट्रांसुडेट बाहर निकला, बिकॉज यहां पर दोस्तों माइन्यूट क्वांटिटी में आपका पर्टिकुलरली जो प्रोटीन फ्लूइड यहां पर नजर आ रहा है, यानी ओडिमेटेड फ्लूइड यहां जो नजर आ रहा है। लेकिन जो एक्सुडेट होगा, याद रखना दोस्तों, उसमें सारी चीज प्रोटीन मटेरियल बहुत ज्यादा इंफ्लामेटरी कंडीशन में निकलता है। तो जो एक्सुडेट होता है दोस्तों, याद रखना, इंक्रीज वैस्कुलर परमिबिलिटी ऑफ माइक्रो सर्कुलेशन। यहां पर जो माइक्रो सर्कुलेशन की जो परमिबिलिटी है ना, यहां पर क्या हुआ? इन्फ्लामेशन हुआ, पोर्स का डायलिटेशन हो गया। इसके कारण क्या हुआ? परमिबिलिटी यहां पर माइक्रो जो सर्कुलेशन की वो इंक्रीज हो गई एंड अपीयरेंस ऑफ इन्फ्लामेटरी सेल्स। और इसी वजह से यहां पर फ्लूइड तो फ्लूइड आया, जितनी भी इन्फ्लामेटरी सेल्स होती है जो आपके बॉडी के फैगोसाइटोसिस के मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होती है, एज इट इज सारी सेल्स यहां पर इन्वॉल्व हो गई। ये है इन्फ्लामेशन। ठीक है, अब ये चीज यहां पर हो गई, तो जब अपीयरेंस ऑफ यहां पर जितना भी आपको इन्फ्लामेशन के लेवल पर ओडिमा नजर आ रहा है, ये फ्लूइड के कलेक्शन के आ रहा है ना। तो यहां पर क्या हो रहा है? वल्वुलर परमिबिलिटी बढ़ गई दोस्तों, है ना। यहां पर जो पर्टिकुलर वेसल्स होती है उसकी परमिबिलिटी बढ़ गई, और जब यहां से वेसल्स की परमिबिलिटी बढ़ी तो कितना फ्लूइड आएगा, है ना। यहां पर ढेर सारा फ्लूइड आपको कलेक्ट हो गया दोस्तों। इसीलिए इन्फ्लामेशन जब यहां पर डेवलप होता है दोस्तों, तो याद रखने की जरूरत है, इंट्रावैस्कुलर जो ऑस्मोटिक प्रेशर यहां डाउन हो गया, है ना। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता था कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण फ्लूइड आसानी के साथ बाहर आ जाता था, सबका न्यूट्रिशन मिल जाता था, ऑक्सीजन न्यूट्रिशन सब आ जाता था। लेकिन यहां पर जब बाहर जाता है तो यहां पर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर और कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर उल्टा हो जाता था, तो आसानी के साथ यहां पे फ्लूइड चला जाता था और वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाता था। लेकिन इन दोनों प्रोसेस को D5 से कंट्रोल किया जाता है। अगर नॉर्मल में कराना है इनको, तो आपको D5 से कंट्रोल करना है। D5 से ये प्रोसेस आसानी के साथ नॉर्मलाइज हो जाती है। लेकिन ये ज्यादा है, ये कम है, तो इसको बढ़ाना है तो आपको पॉजिटिव देना है ना। यानी वीनस लेवल पर A2 का सहयोग लेकर आपको इसको पॉजिटिव देना है। अगर यहां से इसको बढ़ाना है, जो ये अगर कम है तो यहां पर आपको दोस्तों पॉजिटिव देना। ये ज्यादा है तो इसे नेगेटिव करो, ये अगर कम है तो इसे पॉजिटिव करो, ये ज्यादा है तो इसे आपको नेगेटिव देना है, ये कम है तो इसे पॉजिटिव देना है। अर्थात दोनों उल्टा, यदि ये ज्यादा है तो आपको नेगेटिव देना, कम है तो पॉजिटिव देना। यानी आर्टेरियल लेवल की बात कर रहा हूं, तो यहां पर A1 A3 दोनों दे सकते हो, यहां A2 ही चलेगा, केवल A2। इसीलिए अगर मान लो आपकी बॉडी में कहीं स्पाइनल डिजनरेशन डेवलप हो रहा है, तो आप जनरली सबसे पहले इस फ्लूइड टिश्यू फ्लूइड को मेंटेन करो, S2C2 वर्वट D3 A2F1Y D3। ठीक है, ये दोनों वहां पर बहुत गंदी अवस्था में आपने न्यूट्रिशन दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट मंथ जब फ्लूइड का काम वहां बैलेंस हो गया, इसको हटाइए, S3C3 वर्वन कर दीजिए, A2P2F1G कर दीजिए, A2F1P2। अब इसको कर दीजिए D5, नॉर्मल कर दीजिए, है ना। आप देखिए बहुत तेजी के साथ स्पाइनल के लेवल पर जो स्पाइनल डिजनरेशन था वो रिजनरेट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन उसमें टेक टाइम्स, 1 महीने में फ्लूइड कंटेंट, दूसरे महीने में शुरू करिए, तीसरे 2 महीने आपको जो है मैक्सिमम 2 महीने आपको D5 चलाना है, और तीसरे महीने आपको D6 पे ले जाना है। आप 4 महीने बाद देखो, और साथ में कैल्शियम का यूटिलाइजेशन कराना है, मिनरलाइजेशन कैपेसिटी बढ़ाना है, और साथ में स्पाइनल ऑयल का प्रयोग करना है। देखिए कितनी जल्दी ठीक होता है। इसी प्रकार से आप जब यहां पर जितने भी किडनी के लेवल पर काम करते हो, है ना, तो आपको याद रखना है कि यहां पर जब भी एक्सेसिव अमाउंट में जो आउटवर्ड फ्लो हो रहा है फ्लूइड का, इसका इंटरस्टिशियम में हो रहा है, तो आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए केमिकल मीडिएटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन और
नाइट्रिक ऑक्साइड, ये तीनों यहां पर जाकर ये कंडीशन को स्टिमुलेट करते हैं और उसके कारण ये पूरी प्रोसेस नॉर्मलाइज होती है दोस्तों। तो उम्मीद करूंगा इन्फ्लामेशन के इस चैप्टर में इलेक्ट्रोमेपैथ का सामंजस्य आपको समझ में आ गया हो गया। नहीं आए तो आज ही के आज एक बार रिपीट मार देना, आपके बहुत सारी चीजें यहां पर समझ में आ जाएगी दोस्तों। और जब ये समझ में आ गई तब आप देखेंगे कि यहां वेस्कुलर इवेंट क्या हो रहा है ना। याद रखना दोस्तों, यहां पर जब ये मैकेनिज्म और वेस्कुलर लीवनेस यहां पर नजर आ रहा है कि वेस्कुलर लेवल से ये जा रहा है, तो आपको हमेशा याद रखना है दोस्तों, ये जो कनेक्टिव टिश्यू होता है ना, ये कनेक्टिव टिश्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कनेक्टिव टिश्यू में कनेक्शन का काम होता है, आपकी पूरी बॉडी के पूरे सिस्टम को कनेक्टिविटी प्रदान करता है दोस्तों, है ना। यानी यहां पर जब आप कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एंडोथेलियल सेल्स देखोगे, अंदर की जो सेल इंटरनल सेल्स है, इनके कॉन्ट्रैक्शन के लेवल पर जाओगे तब आपको नजर आएगा मेनली इन वेन्यूल्स, क्योंकि यहां नॉर्मल है लेकिन ये एबनॉर्मल हो रहा है ना, मेनली इन वेन्यूल्स। कोई भी इन्फ्लामेशन अगर आपको ठीक करना है वेन्स के लेवल पर, यानी वेन्यूल्स के लेवल पर जाकर स्ट्राइक करना है ना। डेवलप द, जितनी भी यहां पर टेम्परेरी गैप्स होती है ना, वो इन टेम्परेरी गैप्स के लेवल पर फंक्शन होता है। जब टेम्परेरी गैप्स डेवलप होती है दोस्तों, तो याद रखना ब्लड के माध्यम से, एंडोथेलियल के माध्यम से जब गैप्स बढ़ी, यहां पर ड्यू टू इन गैप्स ये कॉन्सेंट्रेशन में टिश्यू फ्लूइड में यहां से मटेरियल आना शुरू हो जाएगा दोस्तों। तो आपको इस मैटर को यहां पर सॉल्व करना है ना। इसीलिए मैं कह रहा हूं न्यूट्रिशन जरूर देना उस ऑर्गन का। आप न्यूट्रिशन दोगे तो उस ऑर्गन के ये फंक्शंस को वहां पर न्यूट्रलाइज करेगा, इस फंक्शन को रोकने का काम करेगा, क्योंकि वो न्यूट्रिशन बढ़ा रहा है ना। इसीलिए याद रखना रिजल्टिंग इन जो पर्टिकुलर यहां पर जो वेस्कुलर लीविनेस होता है, यानी यहां से जितना मटेरियल आ रहा बहुत आसानी से वेसल्स को लीव करके बाहर आ जाएगा, है ना, यहां इंक्रीज होगा। लेकिन आपको याद रखना है ये पूरी प्रक्रिया एकाएक नहीं हो जाएगी, बार बार कह रहा हूं आपको, ये पूरी प्रक्रिया एकाएक नहीं हो जाएगी। मीडिएटेड बाय रिलीज ऑफ हिस्टामिन, ब्रेडिकाइनिन, जितने भी अदर केमिकल मीडिएटर्स होते हैं, जो केमिकल नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, प्रोस्टाग्लैंडिन हो गया, ये यहां पर इमीडिएट इस पूरी प्रोसेस को, पूरी प्रक्रिया को संचालित करेंगे। इसीलिए आपको यहां न्यूट्रिशन देना जरूरी है। उस ऑर्गन कहीं पर भी अगर मेरे हैंड्स के लेवल पर हुआ है तो मुझे पता है स्किन का इन्वॉल्वमेंट है, तो स्किन वाली मेडिसिन S5 है ना, इसलिए मैंने उदाहरण के रूप में S5L1Y लिखा था, है ना। ये आप यहां दे दीजिए और साथ में गैंग्रेनल फोर्स दे दीजिए। आप देखो कितनी जल्दी इन्फ्लामेशन ठीक होता है ना। किडनी में हो रहा है, प्रोटीन यूरिया हो रहा, आप क्या करोगे, है ना, S5L1Y, S6C6Ven2G, आप ये देकर देखो, नेगेटिव में देकर देखो, आप ठीक हो जाओगे। क्योंकि यहां से फ्लूइड जो बढ़ रहा है, प्रोटीन यूरिया मतलब क्या, यहां से भी फ्लूइड बाहर आ रहा है ना। तो यहां पर आप उस चीज को कवर कर लो, आप देखो कितनी जल्दी ठीक हो जाएगा, है ना। अगर आप यहां पर ये चीज देख रहे हो, इमीडिएट आफ्टर इंजुरी ये प्रोसेस, ठीक है ना, शॉर्ट ड्यूरेशन, यानी 15 से 30 मिनट के बाद में ये प्रोसेस वहां लॉन्च होती है पूर्ण रूप से, ठीक है। इसीलिए फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन जब ये हो रही है, याद रखना दोस्तों, एक्स्ट्रा माइल्ड थर्मल इंजुरी यहां पर आपको स्किन के लेवल पर नजर आएगी, है ना। यहां पर स्किन के लेवल पर आपको माइल्ड थर्मल इंजुरी नजर आएगी, अर्थात यहां पर आप टेम्परेचर देखोगे, आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाओ। भाई आप किसी भी इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन में देखते हो तो सबसे पहले क्या देखते हो कि भाई वहां तो टेम्परेचर बढ़ा हुआ है उसका, है ना। कई बार आपको पता नहीं लगता, पेशेंट बोलता है साहब मुझे अंदर का अंदर गर्मी है, बहुत डेंजरस कंडीशन है दोस्तों, समझ जाओ, है ना, बहुत डेंजरस कंडीशन है ये। लेकिन अगर वो आप हाथ लगाते हो, उसको पेशेंट को लग रहा है कि यार मैं गर्म है लेकिन फीवर नहीं लग रहा, लेकिन आप उस पर्टिकुलर ऑर्गन को जहां वो प्रॉब्लम बता रहा, आप छू के देखते हो तो बोलते हो यार नहीं हीट है, कुछ ना कुछ इन्फ्लामेशन है। आपका डायग्नोस बनना चाहिए, पेशेंट नहीं कुछ जानता, नॉट मेडिकेटेड पर्सन है, आप मेडिकेटेड पर्सन हो, आपको जानना है कि भाई यहां पर क्या हो रहा है। इसलिए याद रखना दोस्तों, कंट्रोलिंग जो पोर्शन होता है या जो कॉन्सेंट्रेशन का यहाँ पोर्शन होता है, माइल्ड एंडोथेलियल डैमेज के रूप में होता है। यानी यहां पर जो एंडोथेलियल लेयर है, जो अंदरूनी लेयर होती है, उस अंदरूनी लेयर में, एंडोथेलियल लेयर में कोई इंजुरी हो चुकी है ना। इसीलिए मेनली जो वॉल्स होता है, जो कैपिलरीज होती है, उनमें प्रॉब्लम हो रही है ना। जो वॉल्स है, जो कैपिलरीज है, ये क्या है, कैपिलरी बेड है, ये आपका आर्ट्यूल्स का और ये वेन्यूल्स का, है ना। ये कैपिलरी बेड्स है, तो इनके वॉल्स में इंजुरी हो गई, है ना, इनकी कैपिलरीज, इन कैपिलरीज में इंजुरी हो गई। इसीलिए दोस्तों माइल्ड इंजुरी अगर डेवलप होती है तो आपको याद रखना है स्ट्रक्चरल, है ना,
ऑर्गेनाइजेशन, उसका जो ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है दोस्तों इंडोथीलियल डैमेजेस की वजह से, ये जो ऑर्गेनाइजेशन वे में ये काम हो रहा था ये एबनॉर्मल वे में चला जाएगा। ठीक है, इसीलिए जब आप यहां पर मीडिएटेड करोगे, भाई किस चीज से आप मीडिएटेड कर रहे हो, है ना, यहां पर इसको आप किस लेवल पर मीडिएट करके जाओगे, तब आपको जाना पड़ेगा इन केमिकल मीडिएटर्स के कारण, इन इंडोथीलियल लेयर्स के कारण, इन पर्टिकुलर आपके डिफेंस मैकेनिज्म की सेल्स के कारण यहां पर कुछ केमिकल सीक्रेट होंगे, साइटोकाइंस, है ना, इंटरल्यूकिन्स, ट्यूमर नेक्रोसिंग फैक्टर अल्फा, है ना, प्रोस्टाग्लैंडिन E2, है ना। याद रखना दोस्तों, ये जब यहां पर ये सारे केमिकल्स आपके बॉडी में बन रहे हैं और टेक्निकली वो बहुत अच्छी तरीके से निकल रहे हैं, तभी इन्फ्लामेशन करेक्ट होगा। आप जब आपके ऑर्गेनो बूस्टर और जितने भी गैंग्रेनल फोर्ट न्यूट्रल अकॉर्डिंग टू कंडीशंस दे रहे हैं, वो यहां पर जाकर इन पूरे मीडिएटर्स को स्टिमुलेट करने का काम कर रहा है, ये मुझे देखने को मिल रहा है। और यही कारण है 4 से 6 घंटे के बाद आप जब देते हो, 4 से 6 घंटे के बाद या इंजुरी के 4 से 6 घंटे के बाद में दोस्तों ये प्रोसेस शुरू हो जाती है। ठीक है, इसीलिए आप कई डेज में जाकर आप वहां पर हीलिंग करते हो। देखो ऑपरेशन होता है, इतना बड़ा इंसिजन लगाया जाता है, विद इन 7 डेज वहां पर उसको हील कर दिया जाता है एंटीबायोटिक के द्वारा। लेकिन कोई इंजुरी होती है ना, आप उसको ठीक करके बता दो। ठीक है, लगातार ड्रेसिंग कर रहे हो 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, अगर इंटरनल कोई इंजुरी हुई तो कैसे ठीक होगा, है ना। इसीलिए याद रखना दोस्तों, यदि इंजुरी एक्सटर्नल है तो 4 to 6 आवर में अपना हीलिंग शुरू कर देती है ना। लेकिन अगर इंटरनल होती है तो सेवरल डेज लगता है दोस्तों। यही कारण है सबक्यूटेनियस मीडिएटेड, कभी भी यहां पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का जब केसेस होता है, आप देखते हो वहां पर इंजुरी इतनी जल्दी नहीं हो जाएगी, बहुत समय लगेगा वहां पर, है ना। इसीलिए दोस्तों जब भी कभी यहां पर आप किसी भी प्रकार की इंजुरी को देखते हो, आप कई बार देखो, छोटे छोटे उदाहरण बताता हूं। मान लो कभी आपके पास ऐसा केस आया, डायरेक्ट इंजुरी के लेवल पर आया, क्या करोगे आप देख रहे हो डायरेक्ट इंजुरी तो क्या क्रश नहीं होगा, है ना। वहां पर क्या हो रहा है, इंजुरी के कारण सेल नेक्रोसिस हो रहा है ना, अपीयरेंस ऑफ फिजिकल गैप्स, वहां पर इतना डैमेज हो गया कि दोनों सेल्स गैप हो गई, है ना, कनेक्टिव टिश्यू का कनेक्शन नहीं है ना। साइट्स ऑफ डिटेच्ड इंडोथीलियल सेल्स वहां पर अलग अलग हो गई और उनके साइज जो डिटेच होकर अलग हो गए दोस्तों। यही कारण है वहां पर थ्रोम्बोसिस एट डैमेज इंडोथीलियल सेल, जो डैमेज इंडोथेलियल सेल्स है वहां थ्रोम्बोसिस हो गया, अर्थात वहां पर जो कैपिलरी नेटवर्क था वो बस्ट हुआ, क्लॉटिंग मैकेनिज्म हुआ और वहां से ब्लड क्लॉट लॉज हो गए, थ्रोम्बोसिस हो गया। ठीक है, ओकर्स इन ऑल इंट्रावेस्कुलर्स, ठीक है, वहां जितना भी इंट्रावेस्कुलर कैपिलरीज बेड्स होता है उसमें ये सब डेवलप हो गया, है ना। अपीयर इमीडिएटली आफ्टर इंजुरी, लॉस फॉर सेवरल हावर्स, इमीडिएट डेवलप हुआ, कई घंटे तक चला दोस्तों, है ना, कई दिन तक चला, है ना। डिले कंडीशन होती है 2 से 12 घंटे या कई बार कई दिनों तक ये कंडीशन चलती रहती है। अब इस इंजुरी के दौरान यदि ये पार्ट एक्सपोज हो गया बाहरी वातावरण में, तब आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन वहां पर थर्मल इंजुरी के दौरान या किसी भी कारण से जब वहां बैक्टीरिया हो गए, पस पड़ गया, है ना। ये कॉमन कंडीशन यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। और ये इन्फ्लामेशन जब शुरू होगा, आपको कहा जाएगा किस ऑर्गन के लेवल पर इन्फ्लामेशन होगा, उसका नाम दे दिया जाएगा दोस्तों, है ना। ये यहां पर डेवलप हो गया। लेकिन जब इतनी कंडीशन फर्स्ट पॉइंट वगैरह सब डेवलप हो रहा है, डैमेज हो रहा है, तो आपकी ल्यूकोसाइट क्या कर रही है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म है ना। ल्यूकोसाइट्स आपकी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड है, पर्टिकुलर जहां इंजुरी हुई ल्यूकोसाइट को थोड़ी मालूम है कि यहां इंजुरी हुई है ना। ल्यूकोसाइट को तब मालूम होता है जब यहां पर ये केमिकल मीडिएटर्स निकलते हैं, है ना। हिस्टामिन निकला, साइटोकाइंस निकला, कीमोटैक्सिस हुआ, और कीमोटैक्सिस में मेन रोल अदा करता है प्रोस्टाग्लैंडिन E2, है ना, आपका नाइट्रिक ऑक्साइड। ये यहां से रिलीज हुआ और ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से आपकी पूरी बॉडी में जो आपकी सेल्स होती है, जो आपका कनेक्टिव टिश्यू से जुड़कर जो फंक्शंस होता रहता है, उनके माध्यम से मैसेंजर सेल्स पूरे बॉडी में मैसेज कर देती है, ब्लड सर्कुलेशन इस इन्फ्लामेशन की तरफ बढ़ जाता है। बढ़ेगा तो उसके माध्यम से जितनी भी WBC यहां से आई, यहां से आकर इस पर्टिकुलर इंजुरी के लेवल पर उसको माइग्रेट करके कनेक्ट कर लेती है दोस्तों। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस हुई, इस दौरान क्या हुआ, ल्यूकोसाइटिक मीडिएटेड इंडोथेलियल इंजुरी,
है ना। यहां पर ल्यूकोसाइट मीडिएटेड इंजुरी, जो एंडोथेलियल इंजुरी है, यहां पर उसके माध्यम से सारा काम शुरू हो गया दोस्तों, है ना। यहां पर क्या हुआ, इस सेल के चारों तरफ ल्यूकोसाइट एडर कर गई, चिपक गई इसके चारों तरफ दोस्तों, ल्यूकोसाइट का एडरेंस हो जाएगा। अब क्या हुआ, एक्टिवेशन ऑफ ल्यूकोसाइट एट द साइट ऑफ इंजुरी। यहां पर अब याद रखना, मैंने हमेशा दो चीज आपको बताई है, आपको हमेशा याद रखना है, कोई भी चीज आपके ब्लड सर्कुलेशन में मौजूद है इनएक्टिव फॉर्म में, याद रख लेना, अगर वो एक्टिव फॉर्म में होती तो बहुत कुछ डैमेज पहले से कर चुकी होती। ये इनएक्टिव फॉर्म में, और जब यहां से यहां पर आई तब इनको एक्टिवेट किया जाता है, ल्यूकोसाइट को एक्टिवेट किया जाएगा। अब ल्यूकोसाइट इसी केमिकल मेडिएटर प्रोस्टाग्लैंडिन वगैरह के कारण एक्टिवेट हुए, और एक्टिवेट होकर दोस्तों यहां पर ये साइट ऑफ इंजुरी के लेवल पर इनका जो फंक्शन है प्रोटेक्शन, वो यहां पर शुरू कर दिया दोस्तों, ठीक है। रिलीज, याद रखना दोस्तों, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, है ना, याद रखना, एंड टॉक्सिक ऑक्सीजन स्पीसीज यहां पर रिलीज करना शुरू कर देगा दोस्तों, है ना। इसी के कारण दोस्तों यहां पर जैसे जैसे आप इंजुरी के लेवल को देखोगे, वेस्कुलर ल्यूकिन्स यहां पर बहुत ज्यादा इकट्ठे होने लग जाएंगे, यानी साइटोकाइंस, ठीक है। बहुत तेजी से इंफ्लामेशन के प्रोसेस को रीजनरेशन करने की जो प्रक्रिया होती है यहां पर शुरू हो जाता है दोस्तों, और यही कारण है यहां पर जब शुरू होगा सबसे पहले ट्रांससाइटोसिस होता है। अब भैया ट्रांससाइटोसिस क्या भला है ना, याद रखना दोस्तों, यहां पर इंडोथीलियल साइटोप्लाज्म का एक्रॉस, ये जो इंडोथीलियल सेल्स डैमेज हुई है यहां पर, है ना, इनका जो पूरा साइटोप्लाज्म होता है वो यहां पर गंदा साइटोप्लाज्म में चला जाएगा, और जो सेल डेड हो रही है या जो इंजूर्ड हो रही है उनके न्यूक्लियस एक्टिवेट हो जाएंगे, उनके साइटोप्लाज्म के ऑर्गेनेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, डीएनए, एमआरएनए, ये जो है एक्टिवेटेड हो जाएंगे, और जब ये एक्टिवेटेड होंगे तो रीजनरेशन का प्रोसेस, रिपेयर का प्रोसेस यहां पर क्या कराना है, क्योंकि इन्फ्लामेशन का पांचवा फंक्शन होता है फंक्शन लॉसिया, यानी कहीं पर भी कोई इंजुरी होती है और इन्फ्लामेशन होता है तो वहां पर वो पार्ट पर्टिकुलर जब तक हील नहीं होता है, जब तक काम का नहीं रहता, आप उस पार्ट से काम नहीं करा सकते, अगर कराएंगे तो पेन बढ़ जाएगा आपको, बहुत सीवियर पेन वहां पर होता है, आप देख लो उदाहरण के तौर पर, है ना। इसीलिए याद रखना दोस्तों, यहां पर जितनी भी इंटरकनेक्टेड, है ना, जो ओटोप्लाज्मिक चैनल्स होते हैं जो एंडोथेलियल सेल्स के लेवल पर काम करते हैं, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिम्टम, जो आपकी बॉडी के जितने, किसी को बढ़ाना है किसी को घटाना है, जितना भी होता है इस फंक्शन के द्वारा यहां पर ट्रांससाइटोसिस होता है, पहले गंदगी को बाहर निकाल दिया जाता है और उसके बाद रीजनरेशन के प्रोसेस यहां पर प्रारंभ कर दी जाती है ना। स्टिमुलेटेड बाय वेस्कुलर इंडोथेलियल ग्रेन्युलर फैक्टर, VEGF, वेस्कुलर इंडोथेलियल ग्रैन्युलर फैक्टर के माध्यम से यहां पर न्यू रीजनरेशन का प्रोसेस शुरू कर दिया जाता है, और हम जितने भी ऑर्गेनोबूस्टर या गैंग्रेनल फोर्ट वगैरह जो यूज करते हैं ये हीलिंग के लेवल पर यहीं पर आकर काम करते हैं दोस्तों, इसको पूरा यहां से सफाई कर देगा, फर्स्ट पॉइंट गंदगी को बाहर निकाल देगा और यहां पर रीजनरेशन के प्रोसेस को स्टिमुलेट कर देगा। इसीलिए बहुत फास्ट A3B, आप देखो A3B को एक्सटर्नल आप अप्लाई कराते हो ना इंजुरी पे, कितना फास्ट रीजनरेशन होता है, बिकॉज ऑफ दिस। आप यहां पर कर क्या रहे हो, आप यही तो प्रोसेस वहां परफॉर्म करा रहे हो A3B से, डायरेक्ट आपने A3B को अप्लाई करा दिया और इंटरनल गैंग्रेनल फोर्स दे दिया, आप देखो कितनी जल्दी हीलिंग होती, कितनी जल्दी कराना है आपको दोस्तों, है ना। इसीलिए याद रखना दोस्तों, जब यहां पर किसी भी प्रकार का ल्यूकिन्स होता है दोस्तों, तो याद रखना न्यू वेस्कुलराइजेशन का डेवलपमेंट होता है। यहां पर जितना भी स्टिमुलेशन आपने कराया, है ना, जितनी भी चीज कराई, यहां पर हीलिंग कब होगा, जब न्यू वेसल्स का निर्माण होगा। यहां पर तो सेल भी टूटा हुआ है, जो ब्लड कैपिलरीज है वो भी डैमेज है, ये भी पूरा सिस्टम यहां पर डैमेज है, तो सबसे पहले इनको बनाओ ना, ये बनेगा तो, इसीलिए आपने A3B को आपने अप्लाई कराया ना, तो न्यू आपका जो वेस्कुलराइजेशन है यहां पर शुरू हो गया दोस्तों, है ना। यही कारण है दोस्तों, जब वेस्कुलर रिकंस्ट्रक्शन यहां पर शुरू हुआ आपकी हीलिंग शुरू हो गई दोस्तों। इसीलिए जितनी भी आसपास की नियरली फॉर्म्ड कैपिलरीज होती है, जो पर्टिकुलर ट्यूमर्स होते हैं, एक्सेसिवली लीकी होती है दोस्तों, बहुत ज्यादा लीकी हो रही है यहां पर, है ना, ड्यू टू इंटरसेल्युलर, याद रखना, फेनेस्ट्री, यहां पर जो इनके बीच में जो जुड़ा होता है ना, इंटरसेल्युलर फेनेस्ट्री, यानी ये पार्ट पास के पार्ट से जुड़ा हुआ है, ये पार्ट इस पार्ट से जुड़ा हुआ है, तो वहां पर जब इसके केमिकल्स यहां से रिलीज होते हैं तो उनको भी कुछ हद तक प्रभावित करते हैं, है ना, उनके प्रभाव होने के वजह से ये सारी चीजें वहां पर डिले होती है। लेकिन जो न्यूरोफॉर्म कैपिलरीज होती है, अगर उसको आप फॉर्मेशन बढ़ा दो
आप A3B से क्या कर रहे हो, न्यूली फॉर्म कैपिलरीज को बढ़ा रहे हो, है ना। तो यहां पर ये पूरा का पूरा वेस्कुलर इवेंट मैंने आपको बता दिया, है ना। कल मैं सेलुलर इवेंट्स की बात करूंगा, लेकिन आज आपको एक बार और फिर से ये बता देता हूं ताकि आपका प्रोटोकॉल, आपका जो जितना भी सिस्टम है पैथोलॉजी का, जो इन्फ्लामेशन के लेवल पर है, मैं नहीं मानता कि आप ठीक नहीं कर सकते। ऐसा कौन, पेनक्रियाटाइटिस है, आप मत बोलिए कि आप ठीक नहीं कर सकते, यू कैन क्योर, इसी के हिसाब से आप क्योर करोगे। अपेंडिसाइटिस है, आप में से कई लोग ऐसे मास्टर हैं जो 2-2 महीने के अंदर जिस आदमी को ऑपरेशन टेबल पर लेकर गए थे उसे बाहर निकाल के रवाना कर दिया, जा मैंने ठीक कर दिया, घर जा, है ना। आप ठीक कर चुके हो दोस्तों, बहुत इजीली ठीक कर चुके हो। तो ये चीजें मायने रखती है तब जब आप इन्फ्लामेशन की पूरी प्रोसेस पे जाते हो, ठीक है। तो ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा। हम आज सेल्यूलर इवेंट्स का हल्का सा इंट्रोडक्शन देखते हैं कि ये तो आपने ब्लड सर्कुलेशन के लेवल पर बात किया, सेल्यूलर लेवल पर आप क्या बात करना चाहते हो, ठीक है। याद रखिए, जब सेल्यूलर लेवल यहां पर प्रोसेस होगा दोस्तों, तो याद रखना एक्सुडेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स, सबसे पहले यहां पर बाहर पस निकल रहा है। एक्सुडेशन, ल्यूकोसाइट जो डेड लाइव है, ल्यूकोसाइट बैक्टीरिया जितने भी गंदगी है उसको बाहर निकाल के ले जा रही है, ठीक है। यहां पर फेगोसाइटोसिस की प्रक्रिया हो रही है ना, यानी चेंजेस इन जितने भी एलिमेंट्स ऑफ ब्लड होता है, ठीक है। याद रखना यहां पर जितने भी फॉर्म्ड एलिमेंट्स है, अब फॉर्म एलिमेंट्स याद रखना, अब साइटोप्लाज्म में मैंने बताए थे आपको, है ना, वो फॉर्म्स एलिमेंट का यहां पर तेजी के साथ उनमें चेंजेस आना शुरू होगा, ग्रो होगा, है ना। याद रखना दोस्तों, यहां पर रोलिंग एडिशन होना शुरू होगा, यानी कनेक्शन, यहां पर रोलिंग ये बढ़ रहा है और धीरे से यहां कनेक्ट होगा, ये रोलिंग एडिशन यहां पर शुरू हो जाएगा और साथ में कीमोटैक्सिस होगा। ये 3 प्रक्रिया एक साथ यहां पर डेवलप होगी और इन्हीं प्रक्रिया के एक साथ डेवलप होने के कारण दोस्तों जितना भी यहां पर सेल्यूलर इवेंट होता है, वो सेल्यूलर इवेंट पहले जब पुराने लोगों ने हमने जो पढ़ा था तब इसको कहा जाता था ल्यूकोसाइटिक, है ना, यानी ल्यूकोसाइट्स का डेवलप होना, यानी यहां पर डब्ल्यूबीसी का लेवल का डेवलप होना। लेकिन अभी हमने जो देखा मॉडर्न साइंस उसको कह रहा है सेल्यूलर इवेंट्स, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि केवल डब्ल्यूबीसी पार्टिसिपेट नहीं करती, यहां लोकल जहां पर एंडोथेलियल सेल्स डैमेज हुई है वहां के सेल्स भी पार्टिसिपेट करती है दोस्तों। इसीलिए यहां पर सबसे पहला होता है एक्सुडेशन ऑफ ल्यूकोसाइट, है ना। यहां पर जितनी भी ल्यूकोसाइट यहां पर आ गई है ये बाहर निकलना चाहिए डैमेज से, है ना। एस्केप ऑफ ल्यूकोसाइट्स फ्रॉम ल्यूमन ऑफ माइक्रोवैस्कुलर टू इंटरस्टिशियल टिश्यूज इन मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। याद रखना फंक्शन ऑफ इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्स, यहां से डब्ल्यूबीसी निकली, यहां पर जो इंफ्लामेटरी मटेरियल्स है उनको कनेक्ट कर ली और कनेक्ट करके फेगोसाइटोसिस की प्रक्रिया करके इस मेटाबॉलिक जो एक्सुडेट होता है, जो यहां पर लाइव डेड बैक्टीरिया, वायरस, गंदगी जितना भी होता है उनको बाहर निकालने का जो काम होता है वो सबसे पहले किया जाता है। एंड इट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट टू स्टार्ट एक्यूट इंफ्लामेशन, है ना। याद रखना अगर आप एक्यूट इंफ्लामेशन देख रहे हो तो यहां पॉलीमर्स देख लो, आप न्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स की बात कर रहे हो जिसको आप बोलते हो पीएमएनएस सेल, इसको यहां पर आप इंट्रोडक्शन दे रहे हो। और यही कारण है दोस्तों कंप्राइज फर्स्ट लाइन ऑफ बॉडी डिफेंस, ये आपके बॉडी के फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को बनाती है, उसका काम यहां पर नजर आ रहा है आपको दोस्तों। फॉलोड लोअर बाय फेगोसाइटिक, यानी इसके तुरंत बाद न्यूट्रोफिल सबसे पहले, इसके बाद मैक्रोफेजेस यहां मौजूद है ना, यहां पर मोनोसाइट्स मौजूद है ना। ये सेल्स इसके बाद में इंफ्लामेशन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करती है, जो सेल्यूलर इवेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। जब क्रॉनिक में जाओगे तो आप क्या बोलोगे, क्या मोनोसाइट न्यूट्रोफिल क्रॉनिक में काम करेगी? नहीं साहब, वहां पर मैक्रोफेजेस के साथ में लिम्फोसाइट काम करती है, ठीक है। तो यहां पर जो चेंजेस आता है सेल्यूलर इवेंट में, सबसे पहले चेंजेस आता है कि यहां पर जो आरबीसी होती है जो बहुत ज्यादा कनेक्ट होती है दोस्तों, ये आरबीसी वहां से स्लॉक्ड ऑफ होती है। ये ब्लीडिंग की टेंडेंसी, ब्लीडिंग को ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस कराएगा। ब्लड क्लॉटिंग के बाद यहां पर प्लेटलेट डेराइव्ड ग्रोथ फैक्टर इसीलिए सिक्रेट होता है जो इसको यहां पर बेंड करता है, ठीक है। माइग्रेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स, अब यहां से रिक्लॉट, यानी कि यहां से जो क्लॉट बना है रिक्लॉट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा दोस्तों, और उसके बाद में यहां पर ल्यूकोसाइट्स का काम हो जाएगा। ल्यूकोसाइट संभाल लेगी, आपका काम खत्म, आपने ब्लीडिंग की टेंडेंसी को रिड्यूस कर दिया, आपने हीलिंग को बढ़ा दिया। अब हीलिंग कराने का काम मेरा, मैं करूंगी, आप जाइए।
तो वहां से धीरे धीरे क्लॉट रिट्रैक्ट होना शुरू होता है, वहां सीरम ओजिस आउट होता है, और उसके बाद में आप देखो सीरम के बाद में वहां डब्ल्यूबीसीएस का रोल सबसे स्ट्रांगली आपको देखने को मिलता है ना। तो ये मैंने आपको एक टॉपिक्स बता दिए, एक पूरा हिट दे दिया दोस्तों, है ना। मैं इसको पूरा कल डिमॉन्स्ट्रेट करूंगा, कल हमारा इन्फ्लामेशन को आगे बढ़ाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। अभय कुमार सर, डॉक्टर अभय सर। नमस्कार गुरुजी। नमस्ते। और हेल्थ कैसा है आपका सर? हाँ भाई सर। स्वास्थ्य बीच बीच में आपका वो होता है, उसके बाद भी सर इतने डीप में हमें नॉलेज दे रहे हैं जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है सर, देखिए क्या होता है कि हम तो चाहते हैं कि आप माइग्रेट करके सबसे टॉप लोगों में आइए, है ना, लेकिन टांग खींचने वाले इतने हैं कितनी भी अच्छाई हो सर, बुराई तो मिलती है कोई नहीं, अबे सर आगे बढ़ते जाइए, जो लोग बढ़ना चाहते हैं बढ़िए, मोस्ट वेलकम, नहीं बढ़ना चाहते कोई दिक्कत नहीं। 20 महीने में सर आपने हमें इतने डीप नॉलेज दिए हैं कि अब लगता है कि हम हर डिजीज को चैलेंज कर सकते हैं। बिल्कुल सर, इसके बाद तो मैं नहीं मानता कि ऐसा कोई इन्फ्लामेटरी डिसीज होगा जो आप ठीक नहीं कर पाओगे। अभी देखो, आप यही चीज का ध्यान में रख के जब हम प्रोटोकॉल निर्धारित करेंगे ना, आप देखना, आप बोलेंगे अरे मजा आ गया सर, ये तो मुझे बहुत क्लियर हो गया। ठीक है, बहुत इजी क्लियर होगा आप लोगों को, देखिएगा आप। ठीक है सर, 20 महीने में आपने तो कम से कम 2000 प्रोटोकॉल हमें बता दिए हैं, और इस तरह से डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि अब ये भी पता चल रहा है कि प्रोटोकॉल को हमें यूज कैसे करना है और कहाँ कौन सा प्रोटोकॉल देना है। यही चीज है सर, मेन चीज देखो, टेबल प्रैक्टिस में ये चीज हमें पता होगी तो आप दुनिया के किसी भी टीचर के पास चले जाओ, उसने कहा ये मेडिसिन दे दो, उसको ने कहा ये मेडिसिन दे दो, उसके बाद जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, आप खुद ही बोलोगे यार ये था इसलिए तो आप ये मेडिसिन बोल रहे हो, है ना। और कोई गलत बताने की कोशिश करेगा, उसकी टांग भी खींच दोगे आप। बिल्कुल सही बात है सर, है ना, ये चीज है। बहुत सर एक चीज पूछना था, वो इविंग सरकोमा का जो पेशेंट है वो पूछ रहा है कि हम कोई टेस्ट वगैरह कराना चाहते हैं, तो इसमें मेरे क्या? पास आया था फोन उसका, मैंने उसको डांट दिया, मैंने कहा यार आप डॉक्टर के बेसिस पे काम कर रहे हो, है ना, तो आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होकर काम करो। 3 महीने में आप, इसीलिए तो आपको डॉक्टरों ने लूटा है, 3 महीने में ऐसी कौन सी जांच में परिवर्तन आ जाएगा भाई। मैंने उसको मना करा है, मैंने कहा इसके बाद भी अगर आपको पैसा खर्च करना, आप खर्च कर सकते हो। ठीक है, ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद, हमें बहुत डीप लेवल पे रहे हैं, आपका बहुत बहुत आभारी हैं हम लोग। ठीक है भाई सर, ठीक है जी। राघव मैम, विभा राघव मैम, डॉक्टर विभा राघव मैम। हेलो। हाँ मैडम बोलिए। नमस्कार सर, जैसे इन्फ्लेमेशन की बात हो गई सर, तो ये अभी हमने जो बात करी, ज्यादातर हमने जैसे चोट लगने पे इन्फ्लेमेशन होता है या फिर और किसी रीजन से होता है, तो जैसे जो ब्रोंकाइटिस वगैरह होता है उसमें भी इन्फ्लेमेशन का रोल होता है? बिल्कुल नहीं होगा क्या, ITIS लग गया मतलब 100% है। आने दो, एक एक चैप्टर खुलेगा तो आप खुद से पूछता रहूंगा, मैं बताऊं यहाँ क्या हुआ, प्रोटोकॉल बताने के पहले पूछूंगा कि यहाँ बताओ क्या हुआ इन्फ्लामेशन में। ठीक है, आप जो ब्रोंकाइटिस का अगर आपके पास लिटरेचर हो तो आज पढ़ो, कल मुझे बताओ, आप खुद बोल दो कि सर इसकी ये मेडिसिन होना चाहिए। ठीक है सर, है ना। ब्रोंकस यानी कि पूरा ब्रोंकस वाला पार्ट, वहां पर स्पेशल रोल होता है P3C13 का। अब आप प्रोटोकॉल बताओ, आप इमीडिएट निकाल लोगे। ठीक है जी। जी राकेश सतनानी सर, राकेश सतनानी सर। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग राकेश सर। सर इस बार का इन्फ्लेमेशन तो बहुत ही अद्भुत है सर। भाई ऐसा है, जैसे पढ़ाऊंगा तो बहुत सारे लोग नाराज हो जाएंगे। नहीं सर, पढ़ाने का अब तो कुछ बचा ही नहीं उसमें, काफी डीप था। मैं कल जुड़ा तो नहीं, लेकिन मैंने उसको पूरा रिवाइज किया, कल वाला आपका जो था जी, और आज का भी। सर मैंने कहा इन्फ्लेमेशन तो छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि सारा चीज तो यही है सर। जी जी, वाकई बहुत, अब कुछ बचेगा नहीं वैसे तो।
हाँ बिल्कुल, अभी मैं आपको 2 प्रोटोकॉल प्रूव करने के लिए देने वाला हूँ, ठीक है? बात करूंगा मैं आपसे, आज थोड़ा मेरा गेस्ट आए हुए हैं, जी आपसे जी कल बात करूंगा दोपहर में, और आपको 2 प्रोटोकॉल दूंगा, यस सर को और आपको, दोनों को लाइन पे लेके। और जी जी उसमें मैं फिरदौस सर को भी जोड़ना चाहूंगा, जगजीत सर को भी जोड़ना चाहूंगा, कुलवीर सर। कुल मिला के मैंने 12-13 डॉक्टरों का यूनिट एक तैयार किया है। मैं करीब राकेश सर 82 नए प्रोटोकॉल्स पे काम कर रहा हूँ, वो भी बेस के रूप में। और ये जी 82 के 82 प्रोटोकॉल्स बहुत अलग है, बहुत अलग है। मैं जी आपको छोटे-छोटे टिप्स देता हूँ, है ना? जी उन सर। टिप्स के आधार पर आप रिजल्ट देखिएगा। हम जी लोग बहुत बार क्या होता है कि उस तरफ सोच ही नहीं पाते। मैंने इस बार बहुत उल्टा-पीटा किया है काम, ठीक है? और जी रिजल्ट ऐसे मिले, एक पेशेंट आया, मैंने उसको एक प्रोटोकॉल दिया, अभी ओपनली नहीं करूँगा, नहीं तो दूसरे ग्रुप में तैरने लग जाएगा वो, जी है ना? मैं आपको बताऊँगा कि वो मैंने जी प्रोटोकॉल दिया, तो आप हैरान होंगे कि यार सर आपने तो दोनों जोड़ दिया, और इलेक्ट्रिसिटी ऐसी जोड़ी है कि अब तो कुछ बचा ही नहीं। तीनों चीज को देने से 24 घंटे बाद पेशेंट आकर बोलता है, जो 7 दिन आईसीयू में एडमिट होके आया है ना, जी जी सीवियर इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स लेकर आया था, और विद इन 2 डेज आज वो डॉक्टर को कहता है तुम्हारे सब ये एलोपैथ के ठंडेरे सब हटाओ, मेरे को बॉटल वाटर कुछ नहीं, छुट्टी दो मेरी। वो ठीक हो गया सर, विद इन 2 डेज। और प्रोटोकॉल बताऊंगा तो आप हैरान हो जाओगे कि यार ये सर, मतलब आपको सोचना पड़ेगा राकेश सर कि ये क्यों सिलेक्ट किया गया। और मैं जी जी कहता हूं, मैं दावे से कहता हूं, 2 मिनट लगेंगे आपको सोचने में, 2 मिनट आप बोल दोगे अरे यार सर आपने क्या गजब काम कर दिया। मतलब एक साथ जी 2 चीज को आपने स्टिमुलेट किया है। केवल 3 जी मेडिसिन है सर, 3 मेडिसिन। जी मतलब मैं बता रहा हूं, आप हैरान हो जाओगे। और जी जब इसकी फिलॉसफी हम लोग तैयार कर लेंगे यार, ये कहां कहां कर सकता है, तब हम सब भाइयों को बताएं। आज अगर हमने बता दिया ना तो उल्टा सीधा हो गया, तो ये लोग हम पे ही वो कमेंट्स करेंगे। जब हम जी लोग इसको पूरा डिमॉन्स्ट्रेट कर लेंगे, पूरा डिटेल में, और सामने वाले को देंगे ना, तब मजे देखना आप, है ना? जी तब बहुत सारे डॉक्टर्स जो दूसरे ग्रुप के बोलेंगे हमने बनाया है, ये तो हमारे और पाटीदार बता रहा वो है, लोग वो ऐसे ही बोल रहे भी हैं। अपना एंटी स्पास्मोडिक ड्रॉप आज देखो हिट हो गया, लोग एक आध मतलब उसमें कुछ ना कुछ फितूर करके थोड़ा सा करते हैं। आप हर ग्रुप में की डेट में किसी को पेट दर्द हुआ वही प्रोटोकॉल एंटी स्पास्मोडिक ड्रॉप, और अपन जी, बैंगलोर के से यूज करते हुए आ रहे हैं सर उसको। अबे ऐसा ही है सर। अभी वो कई कैंसर वाले क्या कर रहे हैं मालूम है, S2C1 को उसमें डाल दिया और कैंसर पे काम करा रहे हैं। S2C1 को ये क्या करते हैं, स्पाज्मेटिक ड्रॉप को नेगेटिव कर दिया 10th में, और S2C1 को भी उसमें 10th में मिला दिया, है ना? और वो कैंसर जी पे काम भाई काम करेगा ना, ग्लैंडुलर लेवल और सेल्युलर लेवल पर जो जाएगा, वहां पर जाकर डीप में काम करना ही है उसने, 100% बिल्कुल। काम करेगा। लेकिन उनको ये नहीं समझ में आ रहा, S2C1 तो केवल एक पर्टिकुलर जहां S2C1 है वही काम करेगा ना। लेकिन अगर आपको मान लो कि C2 के लेवल पर काम करना है, या लोग ग्लायोमा है ना, ग्लायोमा है, तब क्या करेंगे? आपको मजबूरी में S2C2 करना पड़ेगा शामिल, है ना? लेकिन जी सर। वहां पर वो अब कैटेगरी में जा चुका है, एक्स्ट्रा नॉर्मल ग्रोथ कर चुका है, तो S3C3 का रोल है ना सर वहां। बिल्कुल फिर सर। कैसे करेंगे? तो ये यही चीज है, जब ये सोचेंगे नहीं ना, तो ये कभी सक्सेस नहीं हो सकते राकेश सर। वहां तो टिश्यू में ही चेंज हो गया ना सर, वहां तो मल्टीपल टिश्यू है ना, एक सिंगल थोड़ी ना जो टेस्ट टू C2 काम करेगा। अर्ली बिल्कुल। स्टेज में फिर भी कर जाएगा। सर प्राइमरी स्टेज में होता तो प्राइमरी स्टेज में तो हमको मालूम ही नहीं पड़ेगा, तो S1C1 तो किसी को गया नहीं काम। पता, आजकल तो पता ही नहीं लग रहा सर, डिसीज कुछ भी नहीं पता लग रही कि कैसे हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन में नहीं पता लग रही कि आप यूएसजी करा लो, सिटी स्कैन में बाईपास हो जा रहा है। हर सबसे बड़ा उदाहरण हूं मैं, गाल स्टोन कम से कम 2,500 लोगों के निकाल चुका हूं, है ना? मुझे गाल जी ब्लेडर के बारे में इतना पता है, लेकिन साला मुझे कोई सिम्टम ही नहीं आ रहा कि सर मैं अपनी जिंदगी पे मतलब वो कर रहा हूँ कि यार देखो मैं लोगों को ठीक करता हूँ, और मेरे लेवल पर मुझे कोई सिम्टम ही। अचानक मैं मतलब बेटे की फीस भर के आया, ससुराल गया, चाय पी के घर आकर बस बैठा हूँ, और मुझे खून की उल्टियां चालू हुई। मतलब मैं अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहा था मुझे हो क्या रहा है यार। मैं मतलब फुल ऑफ लॉस माइंड, मेरा माइंड ही लॉस हो गया। मैंने कहा अब नहीं बचूंगा, कुछ मेजर हो गया, कोई ब्लॉकेजेस अंदर फट गए पता नहीं। वहां गया, जब डॉक्टर ने बोला आपका लीवर 20% डैमेज हुआ, इसलिए ब्लड की वॉमिटिंग हुआ। अरे मैं लीवर कैसे डैमेज हो गया भाई? तब जब उन्होंने कलर डॉपलर किया, एमआरआई किया, तब वहां पर उन्होंने बताया कि देखो ऐसा ऐसा हुआ है। सर। मेरा गाल इसी ब्लैडर जो होता है फूल गया था, और उसका जो वॉल्यूम था, जो वॉल्स होते हैं, पोर्स होते हैं, वो लीकेज हो रहे थे, और उस लीकेज के कारण न गाल स्टोन मिला न कुछ मिला सर उसमें। बताइए आप, गैंग्रीन मिला बोले। अब आप अमेजिंग कर सकते हो क्या, अचानक कोई को गैंग्रीन हो जाए? नहीं नहीं सर, उसका कोई ना कोई सिम्टम्स पहले कुछ तो दिखाएगा, वो एकदम से ऑल ऑफ सडन कैसे होगा।
सर कोई सिम्टम नहीं मुझे होता तो क्या, मैं पहचानता नहीं यार, मतलब नहीं मैं अपने आप को दोष दे रहा हूँ कि यार हाउ इट इज पॉसिबल, ये कैसे सर, हो सकता है। ये जो अभी आपने पढ़ाया ना, मेरा क्वेश्चन इसी को लेके था जिसके आपने बोला ना अभी, क्योंकि मेरे घर में भी केस हुआ, एसिम्प्टोमेटिक हुआ था दीपावली हाँ के आसपास। तो जी जब से मैं उसके पीछे लगा हूँ बहुत बुरी तरीके से, तो जी मैंने एक्चुअली में जैसे नाड़ी देखी, ये देखी, बहुत सारा चीज किया, तो मुझे एक ही चीज मिली कि ये ऑल ऑफ सडन क्या हो रहा है कि जो इन्फ्लामेशन हो रही है ना, तो जो हाँ अभी आपने पढ़ाया, ये जैसे ही टिश्यू फ्लूइड आ रहा है, ब्लड की कलेक्शन बढ़ रही है ना, ये ब्लड क्लॉट बिल्कुल। हो रहा है सर वहां पे। और हाँ अभी के हाइपरिमिया हो रहा जितने हेपेटोस्प्लेनोमेगली के केसेस आ रहे हैं ना, जो एक्चुअली में जो स्प्लीन की तरफ से जो आर्टीरियल और वेनस सर्कुलेशन है ना, वहां पे ये क्लॉटिंग हो रही है सर। है, बिल्कुल यही प्रोसेस हो रहा है बॉस वहां पे। और ये क्लॉट कर दे रहा है। मेरा क्वेश्चन यही था कि ऐसी क्लॉटिंग की स्टेज में क्या हम S2C2 को चलाएं सर, वो जो अपना थ्रोम्बोसिस ड्रॉप है क्या उसको दें, कि सर इसमें क्या करें इसमें, क्योंकि A3 तो मैंने एक पकड़ लिया कि ऐसे केसेस में, हेपेटोस्प्लीनोमेगली के केसेस में हाँ A3 का D2 या D1 की पिल्स तो मैंने मैंडेटरी कर दी है। मैंने अभी 3 केसेस पे दिया, मेरे घर के 2 और एक दूसरा केस था जिसको मैंने अर्ली डायग्नोज किया, तो उसको भी चलाया है सर। मतलब A2 का D7 D8 D9 D10 या 10th डाइल्यूशन में चलाया उनको। अल्टरनेट में मैं A3 का पिल्स दे ही रहा हूँ, D1 D2 D3 का अकॉर्डिंग टू कंडीशन। देखो मैं आपको यहाँ पर एक ही चीज बोलूंगा बॉस, कि लीवर के लेवल पर जब भी आएगा ना, तो लीवर ड्रॉप में आप S2 को शामिल कर लो, ठीक है। जी लीवर ड्रॉप में S2 को शामिल कर लो, या आप लीवर ड्रॉप को सीधा D5 में प्लस आपका C8Y D5 में दोनों अल्टरनेट करके चला दो, बस फिर कुछ नहीं करने की जरूरत है आपको, लेकिन सर ठीक है। पोर्टल में क्लॉट नहीं हटते हैं ना एक्चुअली में, वो टाइम बहुत लगा रहा है, वो अपने को फटाफट हटाना, इसलिए मैं पूछा था क्या उसमें वर्टू डीप काम करता है। तो वर्टू में एक पढ़ा था अपन ने कि इंटरनल वॉल पैक भी काम करता है ये। बिल्कुल दे सकते हो आप, तो क्या बिल्कुल दे अपन सकते थ्रोम्बोसिस ड्रॉप को उसको चला सकते हैं क्या उसमें हो, अल्टरनेट बिल्कुल चला सेकंड सकते हो। डाइल्यूशन? बी वाली चीज तो बहुत अच्छे से मैं आपको इस हिपेटोस्प्लीनोमेगेली ड्रॉप का पूरा वो देता हूँ आपको, ठीक है, है ये ना सर, क्लास के चला बाद आप, बना लिया मैंने, आपका वाला बस जो बुक में था ना। हाँ, बस आपको कुछ नहीं करना बॉस, उसका आप क्राइटेरिया समझ जाओ वो क्यों, तो आपको सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलाया सर, उसका रिजल्ट मिल गया मेरे को। बस फिर 2 जनों टेंशन को चलाया, दोनों में मिला हेपेटोस्प्लेनोमेगली का। बस फिर टेंशन मत लो, लीवर का लोशन कंप्रेस करोगे ना तुरंत रिजल्ट आएगा, ठीक है। 200 में सर आया रिजल्ट, 200 बिल्कुल आएगा, डाइल्यूशन कंप्रेस कराया सर मैंने। बिल्कुल D4 आएगा, सेकंड से नहीं आ रहा था, तो मैंने इमीडिएट उसको 200 में किया और मुझे 15 डेज के अंदर रिजल्ट मिल गया सर। बिल्कुल मिलेगा सर, 100% रिजल्ट है उसका। जी जी सर, जी, थैंक यू वेरी मच। जी। डॉक्टर सी कुमार सर, डॉक्टर सी कुमार। प्रणाम सर। हाँ जी नमस्ते भाई। ठीक है सर। बिल्कुल बढ़िया हूँ। हमको लगता है आपका सिम्टम्स इसलिए नहीं दिखा ना सर, क्योंकि मल्टीविटामिन 1 और 2 के कारण। नहीं नहीं, मैं वो नहीं ले रहा हूँ, मैं जनरल टॉनिक, नेचुरल टॉनिक, बिफोर मिल आफ्टर मिल लेता हूँ, और सिंथेसिस सेकंड WEY लेता हूँ, सॉरी RE लेता हूँ। और मुझे भी यही लगा कि मेरी बॉडी में जो नेचुरल प्रक्रिया नॉर्मल थी, लेकिन ये कुछ ऐसा रहा होगा वहां पर कि वो एबनॉर्मल लेवल पर डेवलप हो गया है ना। मेरा 92 94 के बीच में एक ऑपरेशन हुआ था, लेप्रोटोमी। उस लेप्रोटोमी के ऑपरेशन की गलती बता रहे हैं डॉक्टर लोग, क्योंकि वो उन्होंने इस प्रकार से ल्यूमन गोदड़े जैसा, जैसे रजाई सिलते हैं ना, ऐसे सिल के छोड़ दिया, तो वो मोमेंटम बढ़कर लीवर के बैक साइड में जाकर गालब्लैडर को पुश कर दिया, उसको दबा दिया, उनका ये कहना था। तो जो ल्यूमन था वो फूल गया, और जो उसका जो नली थी, डक्ट थी, वो ब्लॉक हो गई, उसकी वजह से ये हुआ, ये उनका कहना MRI के बाद में। ठीक इस है, बार अब जो हो गया। तो ओपन सर्जरी हुआ होगा सर। हाँ इस बार ओपन सर्जरी हुआ होगा। नहीं, ये लेप्रोस्कोपिक हुआ है, रोबोटिक सर्जरी। हम पूछना चाह रहे देहरादून थे। हाँ, एक तो बहुत 6 बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया फीडबैक है सर। एक वाट्स था, 10-15 वाट्स था सर, एकदम आसपास एरिया में फैल चुका था। हम वहां पर गेंग्रीनाल सुपर जो है सो 200 में दिए, और आपका ऑल वाट्स केयर ड्रॉप जो आपका है उसको दिए 30 में, और RE जी केवल RSS लगाने के लिए दे दिए। विद इन जी, 5 डेज में एकदम सारा का सारा रिमूव हो गया सर। वाह, RS भेज दिया, RS भेज दिए सर। अरे वाह, हेड्स अप सर, बहुत बढ़िया। अब ये किसी ने नहीं बताया आज तक, ठीक है, हेड्स अप। और अभी पूछना चाह रहे थे सर, एपेंडिसाइटिस में जो है सो ऑर्गेनो बूस्टर C5 को अगर हम D7 में दे तो बढ़िया रिजल्ट मिलना चाहिए सर उसमें। सर सेकंड में न्यूट्रल करना है, हाँ सेकेंड। सेकंड में तो ऑर्गेनो बूस्टर C10 के साथ
ऑर्गेनो बूस्टर C10 D7 में दो, गैंग्रीनॉल फोर्ट आप सेकंड में दो, और गैंग्रीनॉल D4 का हॉट कंप्रेस करा, ऑलमोस्ट क्योर हो जाएगा आपका पेशेंट। ठीक है, वही हम दिमाग लगा रहे थे सर कि इससे तो होना चाहिए था सर, C5 की जगह बिल्कुल C10 देना सर। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों दो ना, आप कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी सर, जी सर, ठीक है जी। सर। महेंद्र पटेल सर, डॉक्टर महेंद्र पटेल, महेंद्र पटेल सर, महेंद्र पटेल सर, फिरदौस आलम सर, फिरदौस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग फिरदौस सर। कैसे हैं सर? बिल्कुल ठीक हूँ सर। सर अब तो ऐसा दिख रहा है कि इन्फ्लामेशन के कोई डिजीज ढूंढने से भी नहीं मिलेगा कि हाँ इसमें अब क्या दिया जाए। ऑल टू ऑल कंप्लीट हो गया हो, और इन्फ्लामेशन ही तो मेन है, बीमारी का जड़ होता है सर। इसीलिए तो सर मैं सारी चीजें समझाने के बाद बताया। अभी कल एक डॉक्टर साहब बोल रहे थे रिपेयर और रीजनरेशन बता दो, अभी पूरा हुआ नहीं है। और अभी क्या होता है ना, कुछ चीजें जल्दीबाजी में रह जाती है। अभी देखो कितने अच्छे से क्लियर होगा। और अभी जब हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे तो मान के चलना आप कि आज के बाद कोई भी केस में आप जब भी आपको रिपेयर लगता है कि रिपेयर होगा, तो आपको पता रहेगा कि हाँ मैं रिपेयर कराऊंगा, रीजनरेशन नहीं होगा, यहाँ मैं रीजनरेशन कराऊंगा। तो आप बोलोगे मॉडर्न साइंस को चैलेंज है सर ये। सर लंबार स्पॉन्डिलाइसिस का बल्ज डिस्क डिजनरेटेड था, उसको रीजनरेशन हुआ सर। मेरे पास होगा 250 किलोमीटर से आया था, कुरनूल डिस्ट्रिक्ट से, हैदराबाद से बाहर से आया था। उनको अभी 1.5 महीना हुआ है। उन्होंने बोला डॉक्टर साहब, बहुत बड़ा डॉक्टर, उसको जो नहीं समझ पाया, आपके पास 1.5 महीना में मैं 60 से 70% आपको क्योर में हूँ जी। जो उन्होंने बैठने में कंफर्टेबल नहीं था, अब जो चल करके आ रहा है, गाड़ी चला करके आ रहा है सर। बहुत बढ़िया। अपेंडिक्स का कल एक केस क्लियर हुआ सर, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला उसको। ऑपरेशन के लिए पूरा कंप्लीट तैयारी हो गया था, लेकिन उसको वोमिटिंग नहीं रुक रहा था, पेट में दर्द कम नहीं हो रहा था। मेरे पास मेडिसिन एक एप्लीकेशन लेके गया था और एक एंटीस्पास्मोडिक ड्रॉप दिया था। खाली तब तक उसको कंट्रोल करके वहां से ला लो, उसके बाद देख लेंगे। कल स्कैनिंग कराए 15 दिन में कंप्लीट, लगभग में 99% क्योर हो गया सर। इससे बड़ी चीज क्या होती है? देखो हम लोग क्योर बोलते हैं तो फिरदौस सर काफी लोग मजाक उड़ाते हैं। नहीं सर, कैसा? नहीं, मेरे YouTube पे प्रकाश सर का जो वीडियोस डाले हैं ना प्रकाश सर ने, उसमें नीचे कमेंट्स में जाकर देखिएगा आप, है ना। बिहार में शायद मेरे को लगता है पूरे भारत में सबसे इंटेलिजेंट लोग बिहार में ही रहते हैं, है ना। कुछ 2-3 लोग हैं जो बस यही काम करते हैं, अपना खुद का ग्रुप जो चलाने के लिए हमारे ग्रुप के डॉक्टरों को फोन लगा के अपने ग्रुप में एड ऑन किए। अरे पहले टीचर का स्वभाव तो बना लो, टीचर कभी किसी की बुराई नहीं करता, कभी नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। क्योर क्यों नहीं हो सकता सर? जब बीमारी आ सकता है तो जा क्यों नहीं सकता है सर? ऐसा है, हम तो क्योर करके, चलो मुझे छोड़ दो, आप कर रहे हो ना फिरदौस सर। हाँ बिल्कुल कोई सर। मेरे घर आके तो नहीं सीखा ना, आपने आपके दिमाग से सीखा है ना। नहीं बिल्कुल अपने कर रहा हूँ मैं। हाँ, तो आपने दम पे कर रहे हैं। वो गुरु दे दिया है तो क्यों नहीं कर सकते हैं? ऐसा थोड़ी है। अब गुरु आपको पिलाएगा थोड़ी, आपको अपना तो हाथ पर मारना ही पड़ेगा ना। वो तो आपको सपोर्ट करेगा, कहीं आप गिर रहे हैं तो उठाएगा, उनका काम, गुरु का काम ये है ना कि एबीसीडी अब शुरू से बताएंगे उन्होंने। जब एबीसीडी बताने का तो उस वक्त सीखना था, अब सीखेंगे तो कितना सीखेंगे? अब सीखना क्या है, आपको अपने आप को मोटिवेट करना है। बिल्कुल जी सर। चलिए बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। पांडे सर, ओम प्रकाश पांडे सर, पांडे सर। नमस्ते सर। ये जो कल सर आपसे बात हुई थी, आपने वो गले वाला बताया था S2C2L1 साइमल्टेनियसली देने के लिए जी, इसमें क्या A1 जोड़ सकते हैं सर? सर A1 जोड़ोगे तो सर्कुलेशन बढ़ जाएगा वहां, है ना। हाँ हाँ, सर्कुलेशन अगर आपको बढ़ाना तो जुड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो सर्कुलेशन क्या नहीं बढ़ाना चाहिए? हाँ बिल्कुल नहीं सर। अच्छा ठीक। वहां पर न्यूट्रल करिए, A3 को लीजिए आप दोनों। आप अभी जो मैंने बताया ना, इधर आर्टरी है और इधर वीनस, इनको न्यूट्रल करना है तो A3 भी, मैंने कहा ना एक्सटर्नल आप A3 भी अप्लाई कर रहे हो, इंटरनल वहां आप A3 भी दे दोगे तो भी काम हो जाएगा आपका। मैं एक्सटर्नल भी अप्लाई कर सकता हूँ थ्रोट पे A3B? बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो, जाएगा वो पता जाना चाहिए। बिल्कुल आप कर सकते हो। वेरी गुड सर, थैंक यू। मैंने शुरू कर दिया है जी, बिल्कुल सर आप करिए जी। कुलवीर सर, कुलवीर सर। गुरुजी नमस्कार। जी नमस्ते।
गुरुजी आज तो बस ये मत पूछो कि आपने क्या बता दिया, बहुत ही जबरदस्त चीज बता दी सर। जी आज बस ये समझ लीजिए कि अब हमें ये दिखाई देगा कि हाँ जैसे ब्रोंकाइटिस है, आईटीएस वाला आपका पूरा इन्फ्लेमेशन हाँ बस ये बिल्कुल। जबरदस्त हो गया सर। अभी देखो, अब जितनी भी डिसीज हम पढ़ेंगे ना कुलवीर सर, जी सर। मेरे को लगता है कि हम में से जो लोग पकड़ लिए हैं इस चीज को, इन्फ्लामेशन को, उनको किसी चीज के सपोर्ट की जरूरत नहीं होगी। वो बोलेंगे मैं बनाऊंगा अपना प्रोटोकॉल, और वो खुद प्रोटोकॉल बना के निकल जाएंगे, देखना पतली गली से ठीक जी करके सर, पेशेंट को बाहर कर देंगे। ठीक है जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। जी थैंक यू सर, थैंक जी जी। परमार सर, डॉक्टर राकेश परमार सर। अभिषेक शाह सर, लास्ट क्वेश्चन आज का। अभिषेक शाह सर। अभिषेक शाह सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते सर। क्लासेस बहुत एक्सीलेंट हो रहे हैं सर। जी, थैंक यू सर। और सर ये हमारा जो सिलेबस था मेडिकल कॉलेज में सर, प्राय उसी की तरह से सिलेबस है सर। जी और लोग जो सर तोड़ रहे हैं उससे कोई फायदा नहीं है। जो आपके साथ जुड़े हुए हैं वो कहीं जाने वाले हैं नहीं सर। ना, मुझे मुझे अभिषेक सर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। मैं तो अपना काम करके अलग हो जाता हूँ। मैं फिर, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं कि आप प्रोटोकॉल्स पूछोगे मैं बता पाऊंगा। मेरी खुद की पर्सनल लाइफ बहुत डिस्टर्ब है सर, क्या बताऊं, समय ही नहीं मिलता है ना। जी सर वाइफ वाली मेडिसिन को सर कंटिन्यू और कितना दिन करें सर? आप जो इंस्ट्रक्शन दिए थे वो अभी 2 महीना तो हो गया सर। अभी कैसा लग रहा है? अभी तो सर फिलहाल अभी ठीक है वो। ठीक है ना, तो बस 1 महीना और चला के फिर मुझे से पूछ लेना। आप 3 महीने ठीक कर लो, न्यूट्रल ठीक पे ले आओ, न्यूट्रल ठीक पे ले आओ, है ना। जी और जी 1 महीना और दे के फिर बंद कर लेना, फिर मुझे ठीक बताना आप। ठीक ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर। धन्यवाद सर।